रेशमा प्रसाद को ये कब पता चला कि आप बाकियों से अलहदा हैं? अगर आप हमें अलग कह दें तो हम आपके पास कब हैं? बहुत लोग बोलते आए कि थर्ड जेंडर, तो मैंने कही कि वेयर इज द फर्स्ट एंड सेकंड जेंडर। एलन मस्क के बच्ची ने स्वीकार किया कि मैं एक ट्रांस वुमन व्यक्ति हूँ। किन्नरों का अंतिम संस्कार कैसे होता है? चिल्ला के कहना चाहता हूँ कि ये है, तो मैं आज बताना चाहती हूँ कि मैं कि क्या वाकई में कुछ ऐसा होता है कि मौत के बाद किन्नरों को चप्पल से मारा जाता है? नहीं, अपनी बहन के ही तो कपड़े पहनते हैं, तो ये कफन क्यों हो जा रहा है? जैसे महिलाओं के लिए बिहार सरकार ने इतना बड़ा दिल खोला, ट्रांसजेंडर के लिए भी थोड़ा खोल दे। माँ बाप का प्यार मिला? माँ तो माँ होती है। आंसू आ गए? नहीं, ये आंसू नहीं है, ये हर एक व्यक्ति का दर्द है। माँ ने क्या बोला उस वक्त? वो सुन के क्या बोला माँ ने? नहीं, बोले कि मतलब मेरे साथ चलने लायक नहीं। क्या कहा था उंगली दिखाकर? मतलब जो शब्द सभी ट्रांसजेंडर को बोले जाते हैं, तो नहीं बोलो। तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ होती है। हिजड़ा कहते हैं, छक्का कहते हैं, मीठा कहते हैं। क्यों बोलोगे? किसने तुमको अधिकार दिया? एक एक करके आरोपों की बात भी कर लेते हैं। पहला आरोप, माँ के मत बात नहीं करें। आपको चुनाव लड़ना है क्या वाकई में रेशमा जी? विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं, और अगर ये राजनीति है तो ये कितनी अच्छी बात है। मौलाना आ रहे हैं, पुजारी आ रहे हैं, जिंदगियां बदलने का ठेका ले रहे हैं। रेशमा प्रसाद आगे आई थी और नीतीश सरकार पर भड़की हुई थी। भीमराव अम्बेडकर ने कहा था एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट को खत्म कर दो। गलत काम की परिभाषा क्या है? जो काम सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। कौन सा काम एक्सेप्ट नहीं करती है? कई तरह के। कौन सा काम आप बताएं? कौन सा काम आप मुझे बताएं? खुलेआम नहीं हो पाए। मतलब खुलेआम क्या चीज नहीं हो पाए? जो सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे। मतलब क्या एक्सेप्ट नहीं करती? 3 इंस्पेक्टर हुए, 10 कांस्टेबल की परीक्षा पास किए, 14 लोग टीचर हुए, एक लॉयर हुए, एक स्टेट ऑफिसर हुए। ठीक है, जब आप लोग ताली बजाती हैं तो कहा जाता है उसमें भी कुछ अलग बात होती है, एक जादू होता है, एनर्जी होती है। नहीं, आप खुद ही ताली बजाइए। तेजस्वी और राजश्री, जब उन दोनों का विवाह हुआ था उस वक्त भी आप उनसे मिलने, आपको अंदर जाने नहीं दिया था, रोक दिया था। कौन ऐसा पॉलिटिशियन है जिसके दरवाजे पे खड़ी होकर इंतजार नहीं किया? जो हिजड़ा शब्द कहते हैं वो भी भारत का शब्द नहीं। यू नो दैट द हिज्र, कि हिज्र आप बता सकती हैं किसे कहा जाता है? ट्रैवल। तो व्हेन आई एम जस्ट गोइंग कि मक्का से मदीना जाना, और उसको हिज्र करते, मैंने हिज्र करी। बिहार सरकार ने स्वीकार कर लिया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए वी आर स्टैंड। हमारे यहाँ रिजर्वेशन से 3 लोग इंस्पेक्टर हुए। हमें आशीर्वाद और श्राप के इस खेल से बाहर निकलना होगा। आई कैन से दैट व्हाट्स माई जेंडर आइडेंटिटी, मेरी लैंगिकता क्या है, ये कोई तीसरा हम बदनाम ही सही अपनी जिंदगी जी और उससे सेलिब्रेट करें। किन्नरों का अंतिम संस्कार कैसे होता है? महिलाओं के ऑर्गेनाइज सेक्सुअल रिलेशंस की बात होती है, लेकिन मल्टी पर्सन सेक्स करने वाले पुरुषों की कभी बात होती है क्या? पुरुषों के मामले में सेक्स आरोप नहीं होता है, वो मर्द हो जाते हैं। किसी के लिए रास्ता बताने देना अपराध है तो मैं अपराध करती हूँ। कोई खुल के आके कह रहा है कि हम सेक्स करते हैं तो तुरंत कहते हैं। सेक्स के लिए अगर आपका कंसेंट है तो कानून भी नहीं रोकता है। जो ट्रेडिशनल काम करने वाले साथी रहते हैं उनका कपड़ा उठा के कहते हैं इसके पास पेनिस है, ये नकली किन्नर है। पुरुष का अगर हाथ पकड़ती हूँ, शादी करती हूँ, सेक्स करती हूँ, तो वो तो कहीं से रुका हुआ नहीं है। क्या बच्चे होते हैं कि अगर आपको माँ होना है तो आपको अपने यौनी से बच्चा निकालने की आवश्यकता नहीं है, माँ के लिए दिल चाहिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का ये स्पेशल पॉडकास्ट। देखिए, इस पॉडकास्ट को हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। ये कहानी है एक परिवार की, ये कहानी है एक बच्चे की, और ये कहानी है बनारस की, यानी कि घाटों वाले शहर की।
जी हाँ, आपको बता दें और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि उस बच्चे को ये समझने में अरसा गुजर गया कि आखिर उसके घाट का किनारा किधर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेशमा प्रसाद की, जो कहती हैं कि हम आपसे नहीं पूछते हैं कि आप मर्द हैं या औरत, तो फिर आप हमसे क्यों पूछते हैं कि मैं कौन हूं। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए रेशमा जी। बहुत धन्यवाद लाइव सिटीज़ का, समरीन जी का और जो भी कैमरे के पीछे लोग हैं उन सभी लोगों का, क्योंकि बातें पहुंचनी चाहिए बिल्कुल। और वो रास्ता साधन ये मंच है। हम्म, मैं आपका सादर धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ना आप मेल हैं ना आप फीमेल हैं, आप एक ट्रांसजेंडर हैं, यानी कि थर्ड जेंडर। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि रेशमा प्रसाद को ये कब पता चला कि आप बाकियों से अलहदा हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हम्म, मैं ना मेल हूँ ना फीमेल हूँ और मैं ट्रांसजेंडर हूँ। ट्रांसजेंडर जो शब्द है उसको समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अ, जब आप पैदा होते हैं तो लोग आपके जो यौनांग होते हैं उसको देख करके बताते हैं कि आप पुरुष हो महिला हो, या अगर कभी कभी ऐसे बच्चे भी पैदा होते हैं जिनके साथ में शरीर में दोनों अंग होते हैं तो लोग एकाएक कहते हैं किन्नर पैदा हुए। हम्म, लेकिन किन्नर शब्द का मतलब होता है किंतु नर, मतलब कोई नर शरीर का व्यक्ति पैदा हुआ और वो अपने आप को मना कर रहा है कि मैं नर नहीं हूं, मैं नारी हूं या इसके इतर हूं। हम्म, तो सबसे ज्यादा इसको समझने की जरूरत है कि किन्नर पैदा नहीं होते हैं। किन्नर एक व्यक्ति है जो अपने जिस भी यौनांग से पैदा हुए हैं और अपने आप को स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारी जो पहचान है वो हमारी है। मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ या ट्रांसजेंडर हूँ, वो मेरी पहचान है। क्योंकि जो जेंडर होती है हम्म, वो सेल्फ पर्सीव होती है, मतलब स्व निर्धारित होती है। और ये भारत की संस्कृति के अनुसार तो 5000 सालों के पहले ये पता है हम्म, कि मतलब ट्रांसजेंडर पहचान, जिसमें आप अगर हिंदू माइथोलॉजी देखें, हिंदू धर्म को देखें तो अर्धनारीश्वर, हम्म, मोहिनी, बृहन्नला, इला, सुद्यम्ना, मतलब रावण, बहुत हम्म, सारे ऐसे अगर आप उसे एक कहानी मान ले तो जी। ऐसे पात्र आपको इस देश की संस्कृतियों में मौजूद है। फिर हमें पूछा जाएगा या हम्म, कहा जाएगा कि रेशमा ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर मतलब ट्रांसजेंडर मतलब कि हम फाइंडिंग कि हम्म, मेरी जेंडर आइडेंटिटी क्या है। तो मैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं बाइनरी पहचान नहीं कह सकती कि मैं अगर मेरा शरीर यौनांग हमारे शरीर में पुरुष के रहे हो और उसके बाद मैं अगर अपने आप को स्त्री कहती हूँ, अपने स्त्रीउचित व्यवहार को स्वीकार करते हुए स्त्री जो मन में हमारी है उसे मैं जीना चाहती हूँ, तो इसमें कहीं कोई कहानी नहीं है कि हम्म, कोई मुझे जबरदस्ती थर्ड जेंडर, फर्स्ट जेंडर, सेकंड जेंडर कहे। हम्म, क्योंकि हम तो खोजना जब शुरू की, बहुत लोग बोलते आए कि हाँ, थर्ड जेंडर, तो मैंने कही कि वेयर इज द फर्स्ट एंड सेकंड जेंडर। अच्छा। तो मैंने देखना शुरू किया, जैसे आप कैमरे के पीछे और आप हैं, तो मैं एग्जामिन कर रही हूँ हु इज द फर्स्ट, हु इज द फर्स्ट, एंड देन आफ्टर आई एम एग्जामिन कि हम्म, हु इज द सेकंड, हु इज द सेकंड। तो ये कोई धारणा और अवधारणा नहीं है, हम्म, शब्दों के चयन की बात है। आप अलग हैं, आप अलग नहीं, हैं, ये एहसास कब हुआ। नहीं, मैं अलग हूँ ही नहीं। अलग हैं ही नहीं। नहीं, जी। मैं सोचती हूँ कि मैं समरीन की जो शरीर में यौनांग है हम्म, उसके अनुसार यौनांग मैं रख पाती, मैं उसकी तरह जी पाती, मैं उसकी तरह सोच पाती कि मेरी मामा बाबा मुझे उसी तरीके से स्वीकार करें, मुझे समाज उसी तरीके से स्वीकार करे। हम ये नहीं कह रही हैं कि मैं अलग हूँ। क्यों हम्म, मैं अलग हूँ? उसी हाड़ मांस की तो मैं बनी हूँ। बिल्कुल। कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि वो हाड़ मांस अलग है। हम्म, तो आप कैसे मैं कह दूं कि मैं अलग हूं? मैं हम्म, अलग नहीं हूं। मैं एक व्यक्ति हूं हम्म, जो जीवन की पहचान के लिए निरंतर संघर्ष कर रही है। लेकिन वो सिर्फ रेशमा नहीं है। हम्म, रेशमा जैसी मतलब
लाखों लाख लोग बिहार में हैं और करोड़ों लोग इस देश में हैं और करोड़ों करोड़ों लोग पूरे विश्व में हैं। तो अगर आप हमें अलग कह दें तो हम आपके पास कब हैं? तो ये जो टेबल की दूरी है, इस फासले को कैसे कम कर पाएंगी? तो अलग जब नहीं सोचोगे तब। मैं अलग नहीं हूँ। मैं अलग नहीं हूँ, ठीक है। बचपन कैसा गुजरा रेशमा जी? बहुत ही अच्छा। मतलब मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो इसलिए बहुत ही ये नहीं था, लेकिन मेरे मन में एक सोच रही कि मैं एक व्यक्ति हूँ जो मैं सोच पा रही हूँ कि मुझे आप जो कह रहे हो वो मैं अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर पा रही हूँ कि नो, मैं वो नहीं हूँ। और ये जो द्वंद्व होता है वो हर एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की द्वंद्व होती है, क्योंकि जेंडर को परिभाषित करने के लिए पूरे विश्व में 72 तरीके के शब्द हैं। बिल्कुल 72 तरीके के शब्द हैं। हमें कोई अलग कहे, ट्रांसजेंडर कहे, थर्ड जेंडर कहे, किन्नर कहे, मतलब और गालियों के शब्द में भी उपयोग होने वाले बहुत सारे शब्द हैं कि मतलब आप जो हिजड़ा शब्द कहते हैं वो भी भारत का शब्द नहीं है। मतलब यू आर फॉलोइंग द इस्लाम, यू नो दैट द हिज्र, कि हिज्र आप बता सकती हैं किसे कहा जाता है? ट्रैवल जी। तो व्हेन आई एम जस्ट गोइंग कि मक्का से मदीना जाना, बिल्कुल उसको और हिज्र कहते हैं। उसको हिज्र करते हैं। मैंने हिज्र करी और इसी को जोड़ करके हिजड़ा हो गया कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, आई एम सर्चिंग। अच्छा, बचपन के बारे में आप थोड़ा कुछ बताइए अपने। बचपन माँ बाप का प्यार मिला? बहुत प्यार मिला। और जब ये जो द्वंद्व शुरू हुआ वहां से बहुत मतलब उस बातों को अगर ये करें तो बहुत मतलब उसको हम कभी कभी नहीं बात कर पाती हैं, क्योंकि जब आप सोचो कि आप एक व्यक्ति हो और सब कुछ अच्छा चल रहा है कि अच्छा पढ़ाई, और हम 10वीं में पढ़ रही हैं, 12वीं में पढ़ रही हैं, हम बैचलर्स में पढ़ रही हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट जा रहा है, बच्चा बहुत अच्छा है। और व्हेन अ टाइम आई फील दैट आई हैव द फेमिनिटी, मेरे अंदर एक स्त्री है और स्त्रीयोचित व्यवहार है, उसे मैं जीना चाहती हूँ। वहीं से वो सारी स्थितियां बदल जाती हैं। और जब आप शरीर से यौनांग आपके पुरुष के हों और आपके जीवन जीने की स्थितियां स्त्री हो, तो लोगों के लिए वो एक गाली होती है। मतलब आप कितना हूं लोगों को समझा पाए कि मत दो गाली, ये जीवन है। तुमसे हमने नहीं पूछा कि तुम पुरुष हो या स्त्री, तुम मुझसे क्यों पूछते हो मैं हूं कौन? जी। मैं हूं कौन? मैं हूं किन्नर, मैं हूं। ऐसे ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जिनके पास वजाइना है, ब्रेस्ट है, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं पुरुष हूं। तूने कौन सा जेंडर आप कहने जाओगे? उन्हें कौन सा अलग कहने जाओगे? तो ये एक समाज की अवधारणाएं हैं जो परिवार में भी बनी रहती है। मतलब वो लोगों को भी लगता है कि नहीं, हमारा बच्चा अगर ऐसा जाएगा तो हमें लोग क्या कहेंगे। हमारा माँ बाप भी तो ये सोचा। तो इसको मतलब कभी मतलब व्यक्ति ही कोई कौन कर पाएगा। आंसू आ गए? नहीं, ये आंसू नहीं है, ये हर एक व्यक्ति का दर्द है। क्योंकि जब आप अपने आप को स्वीकार करना शुरू करते हो तो आप बहुत यू हैव द क्वालिटी इन द एजुकेशन, यू हैव द कि आपके पास बहुत सारी अच्छी स्थितियां हैं, लेकिन वो आप नहीं बराबरी की स्थितियों में देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए 200 साल लगे आंदोलन और गैर बराबरी खत्म होने में। तो ट्रांसजेंडर की लड़ाई ही 30 साल की है। हमारी मान्यताओं के हिसाब से कुछ और पहचान हो सकती है कि दे आर एक्सेप्टेड, कि यू आर सेइंग कि उनकी ब्लेसिंग्स, जो आप कैमरे के पीछे बात कर रही थी कि ब्लेसिंग्स की बात, तो वो हो सकती है। लेकिन मेरे जैसे कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को माँ बाप के नाम पर वो सभी रोते हैं, सभी रोते हैं, सभी रोते हैं।
माँ बाप के नाम पर सभी रोते हैं। हाँ, भाई बहन समाज। परिवार छूट गया बिल्कुल रेशमा जी। अभी तक तो 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। हाँ, तो इस पर बात करना ही मुश्किल हो जाता है कि आप पीछे क्या बात करोगे, हम्म। किस तरीके से बात करोगे जब वो आपको कोई स्वीकारता ही ना हो। क्या कहा जाता था घर पर? नहीं, घर पे कहने की बात नहीं होती है। कभी कभी आप घर में रहते हो, हाँ। जब आप बहुत एक्सेप्टेड स्थितियों में हो, स्वीकृति की स्थितियों में हो, और जब आप अपनी जरूरत पहचान को व्यक्त करते हो और उसके बाद इग्नोरेंस की स्थितियों में जाते हो, तो आपको अगर कोई कहे नहीं भी तो भी आप तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, फोटो स्टेट वाली दुकान पर जब आप माँ के साथ गई थी, क्या हुआ था उस दुकान पर? वो वाला किस्सा क्या है रेशमा नहीं, जी? फोटो स्टेट की दुकान पे तो जब मैं गई थी तो एक हाँ। सरदार, मतलब मैं कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेटिव ये बात नहीं कह रही हूँ, वो एक व्यक्ति थे और उन्होंने, अभी तो मैं चिल्लाते चिल्लाते कि हम लड़ेंगे जीतेंगे कह करके हमारी आवाज़ थोड़ी ये हो गई है, लेकिन उस समय मेरी आवाज़ एकदम नहीं निकलती थी। तो उन्होंने मेरे साथ, कितनी बड़ी थी आप? उम्र क्या थी उस वक्त आपकी? मैं 2002 में 12th पास हूँ, तो इससे समझा जा सकता है कि कितनी उम्र रही होगी, क्योंकि मैं 8वीं क्लास में ही मतलब मदर के साथ में गई थी। और द पर्सन कि वो किस तरीके से ये कर रहा है कि माय मदर कि शी इज देयर, एंड द पर्सन कि वो डायरेक्टली गंदे शब्दों का उपयोग करते हुए ये कर रहे हैं और माँ के सामने? मेरी बातों को दोहराते हो। तो मेरी पहचान मेरी है, तो मेरी माँ के लिए कोई तो अब्यूज नहीं होगा। सो देन कि मैं अपनी माँ को दोष नहीं दे सकती हूँ, लेकिन है समाज तो बहुत। माँ ने क्या बोला उस वक्त? वो नहीं, सुन के क्या बोला माँ ने? नहीं बोले कि मतलब मेरे साथ चलने लायक नहीं हो, माँ ने कहा? कि हमें तुम्हारे लिए सुनना पड़े। तो ये तो बात है कि माँ तो माँ तो माँ होती है। बिल्कुल, माँ तो माँ होती है। मतलब मैं पढ़ रही थी आपके बारे में और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है रेशमा जी आपकी, और आप इतनी ब्रेव हैं कि लोग जब आपको सुनते हैं तो वो आपसे इंस्पायर हो जाते हैं। एक छत वाला भी किस्सा हुआ था ना, छोटा सा बच्चा था, उसने आपकी तरफ ऐसे उंगली दिखाया और कुछ कहा था आपको। नहीं, ये तो मतलब मैं अपने घर में रहते हुए ये सारी चीजें हुई तो नहीं बर्दाश्त होता है कि मैं जो हूं तो आप कौन होते हो मुझे उंगलियां दिखाने वाले। क्या कहा था उंगली दिखाकर? मतलब जो शब्द सभी ट्रांसजेंडर को बोले जाते हैं, तो नहीं बोलो, नहीं बोलो। नहीं बोलो। तकलीफ होती है। बहुत बहुत तकलीफ होती है जिंदगी में। मतलब लोग कहानियां बताते हैं, मेरा बलात्कार हुआ, मेरा ये हुआ। नहीं, आप जब एक शब्द कह देते हो, मेरे वजूद पे आप जब उंगली उठा देते हो, तो मेरे शरीर को अगर कोई नोच भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब आप एक जुबान की तीर चला देते हो और जो से हमारे परिवार में रिश्ते टूट टूट के जाते हैं कि हमें मतलब राम का वनवास कहा जाता है कि वो एक प्रॉपर्टी पे वनवास हुई, बिल्कुल जी। एक राज्य सत्ता के। हमें तो राज्य सत्ता की जरूरत नहीं थी, हम्म। हम तो राज्य सत्ता तो नहीं मांग रही थी। मैं तो कह रही थी कि मैं एक व्यक्ति हूं और मैं अपने घर में एक औरत जैसे जीवन जीना चाहती हूँ। मेरे शरीर में कौन से अंग है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं कोई व्यक्ति हूँ, मेरी पहचान है। तो ये दर्द मतलब आप हर एक ट्रांसजेंडर साथी को देखिएगा, वो चाहे ट्रांसमैन हो या ट्रांस वुमेन, कि अगर कोई पुरुष शरीर के व्यक्ति हैं और स्त्री जैसा जीना चाहते हैं या स्त्री शरीर के व्यक्ति हैं पुरुष जैसा जीना चाहते हैं, उन दोनों के दर्द इसी तरीके के हैं कि वो जैसा चाहते हैं वो वैसा कोई ये नहीं करना चाहता है। तो कैसे आप सोच पाते हो कि इतनी बड़ी बातें कह देते हो कि वो पुरुष है, वो स्त्री है, वो ट्रांसजेंडर है, वो मतलब बहुत बिल्कुल बिल्कुल। गंदे वर्ड्स नहीं कहो,
क्योंकि हर एक की कहानी बन रही है और उस कहानी के किरदार आप भी हो रहे हो, बिल्कुल जी, और वो किरदार आप विलेन हो रहे हो, विलेन हो रहे हो। आप हीरो नहीं हमारे लिए हो रहे हो। कि अगर मैं वो जो व्यक्ति फोटोकॉपी की दुकान पे वो कहे, वो तो मेरी जिंदगी के आंखों से ओझल आज भी नहीं हो पा रहे, आज तक आप भुला नहीं पाई हैं। नहीं हो पा रहे हैं। वो जो व्यक्ति हमारी घर के दीवार के पास से कह के सुनाते हैं, 2 तल ऊपर से सुनाई देता है, इसका मतलब है कि वो चिल्ला के कहना चाहते हैं कि ये है। तो मैं आज बताना चाहती हूँ कि मैं हूँ, और मैं जो हूँ आपके सामने हूँ। मैं इस बातों से ये होती हूँ कि हम कितने दिन तक वनवास को जाएंगे, ये कोई मतलब अ, सांस्कृतिक राजशाही या कोई ऐसा वनवास नहीं है, ये जीवन की स्वीकार्यता है। मैं अपने आप को अगर औरत जैसा जीना चाहती हूँ, मेरे शरीर में बाल हैं, मेरे चेहरे पे बाल हैं, तो आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं जीना चाहती हूँ। बहुत ऐसे महिला पुरुष साथी होते हैं, उनको बाल होते हैं या नहीं होते हैं, तो तब तो आप कहने नहीं जाते हैं। लेकिन अगर कोई ट्रांसजेंडर साथी कपड़े अच्छा पहने तो, लिपस्टिक अच्छा लगाए तो, मेकअप करे तो, आपको आपत्ति हो जाती है। आपत्ति होती है। क्यों आपत्ति होती है? उसे जैसा जीना है, आपको जीने क्या दो। फर्क पड़ने वाला है? मैं जी रही हूँ अपने जीवन की क्षमताओं के अनुसार, जो हमें ऊपर वाला ने दिया है, वो रास्ता, वो जिंदगी। तो आप कौन रोकने वाले होते अच्छा, हैं? आपने घर कब छोड़ा? मैं तो लगभग 8वीं क्लास से बाहर हूँ, और 1998 के पास से मैं बाहर हूँ, और अभी तो पूरी तरीके से घर से बाहर तो 2006 से हूँ। तो जब घर छोड़ा तो उस वक्त क्या परिस्थिति थी, क्या स्थिति थी घर की? मतलब माँ ने क्या कहा, पिताजी ने क्या कहा? नहीं, माँ पिताजी ने कहने की बात नहीं होती है। कभी कभी आपको घर में मम्मी बोलती नहीं है ना, तो वहीं शुरू हो जाता है कि आपकी मम्मा अगर आपको ना बोले हुए कुछ ये शुरू हो जाए, तो आपको कैसा लगता है? बहुत तकलीफ होती है। बहुत। और कभी कभी लगता है कि लड़ ले, लेकिन हमारी लड़ने वाली स्थिति नहीं थी, क्योंकि हमारा कोई खाने पीने का बात नहीं था, कोई झगड़ा नहीं हुआ था, कोई ये नहीं हुआ था। उन्हें सामाजिक दबाव था कि अगर बच्चा ऐसा है तो उसे बच्चे को घर में नहीं रखना है, क्योंकि घर में रखेंगे तो सामाजिक रूप से बदनामी का सामना करना। तो हम बदनाम ही सही अपनी जिंदगी जिएंगे और उससे सेलिब्रेट करेंगे कि आई एम द पर्सन, मैं एक व्यक्ति हूं और आई एम सेलिब्रेटिंग एंड आई हैव द फ्रीडम कि आई कैन से दैट व्हाट्स माय जेंडर आइडेंटिटी, मेरी लैंगिकता क्या है, मेरी यौनिकता क्या है, ये कोई तीसरा नहीं स्थापित करेगा, और उस पे वो बंदिशें नहीं लगाएगा कि मैं किसी अपनी लैंगिकता के लिए बंदिशों की गुलाम हो जाऊं। मैं कभी नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि जब मैं अपने घर को छोड़ के आई और गुलामी की बंदिशों को तोड़ के आई, क्योंकि घर वाले ऐसे कोई मेरे लिए बुरे नहीं थे, लेकिन समाज उनके लिए बुरा था, दबाव था बहुत बहुत। अच्छा, बनारस से आप गोरखपुर गई, गोरखपुर से आप लखनऊ गई और लखनऊ से आप पटना आ गई। हाँ। यहाँ से यहाँ तक का सफर कैसा बीता, कैसा रहा? क्या कुछ परेशानियां झेला आपने? परेशानी तो आ, मतलब बयां ही नहीं की जा सकती है कि एक एक दिन कैसे कटता है। मतलब आप अपनी माँ से कितने समय पहले कभी दूर हुई हैं? आप थोड़ा भी सोच के बताइए कि वन डे योर ममा इज नॉट कॉलिंग यू, देन यू सिंग कि मम्मी मेरे को कैसा ये कर रही है, या पापा कैसे कर रहे हैं, भैया कैसे कर रहे हैं। और अगर कोई रिलेटिव्स हैं, वो इतने करीब रहने के बाद ये करते हैं, तो बस ये दर्द है कि हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लिए कि हमारे हाथ ठीक हैं,
बिल्कुल। हमारी आंखें ठीक है, हमारा दिमाग सही है, हम्म। आई हैव द कि मैं क्वालिफाइड पर्सन हूँ बिल्कुल जी। और फोर फर्स्ट हूँ। फोर फर्स्ट का मतलब जितनी भी डिग्रीज ली उसमें सभी में फर्स्ट आने की बात है। तो जब मैं पढ़ने में अच्छी हूँ, लिखने में अच्छी हूँ, काम करने में अच्छी हूँ, सिर्फ स्वीकार करना चाहती हूँ उसमें अच्छी नहीं आपके लिए हो जाती हूँ, तो वो दर्द मतलब सोचना कि हम्म। आप कभी आपको अपने माँ माँ बाबा ने आपको फीमेल कपड़े पहनाए और फिर आपने सोचा कि नहीं हमें ये कपड़ा उतार देना है और अभी हमें जो सोसाइटी डिफाइन करती है कि पुरुष कपड़े पहनने हैं, तो महिला साथियों के लिए एक फ्रीडम हुआ। वो कब हुआ? 200 सालों का संघर्ष हुआ कि वो आज कैसे भी कपड़े पहन सकते। ये उनकी चॉइस है। ये तो वे एक संघर्ष चला हम्म। कि हम कोई भी कपड़ा पहनेंगे, कोई भी कपड़ा। तो ऐसा हमारे जैसे व्यक्तियों को कैसे ऐसा फ्रीडम होगा? उस लड़ाई का ही ये दौर है कि मैं उसको अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ। हम्म। कि मैं जब इस एक्टिविज्म के पार्ट में मैं सोचती हूँ, यहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पे मैं रहती हूँ जी। और मैं आधे कपड़े पहन लेती थी, हम्म। ब्लाउज पहन लेती थी और प, 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 उस पे कुर्ता डाल लेती थी अच्छा। और पेटीकोट को पैंट में बांध लेती थी, कुर्ते के नीचे छिपा लेती थी। हम्म। फिर मैं सचिवालय जाती थी। सचिवालय के पहले सतमूर्ति, उसके सामने एक बिल्डिंग है जहाँ पे अभी पुलिस आयोग और ये सारी बिल्डिंग ये बन गई। तो वहाँ पे मैं जाती थी पीछे से, अंदर से। वहाँ कचरा पूरा रहता था, वहाँ दीवार के कोने पे खड़ी होकर के और खड़े खड़े कपड़ा बदल लेती थी और साड़ी पहन के खड़े खड़े कपड़ा बदल लेती हाँ थी जी। और वहाँ से मैं सचिवालय जाती थी कि मेरे जैसे लोग हैं, सोचो। तो मैं उस समय को सोचती हूँ कि मतलब मुझे सिर्फ कपड़ा पहनना है अपनी पसंद का, तो उसके लिए मुझे कितना ये झेलना पड़ता बहुत। और उधर से वापस भी आना है और कपड़े को फिर उसी तरीके से समेटना है। तो तब से जो ये हुआ कि जब बिहार सरकार ने स्वीकार कर लिया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए हम वी आर स्टैंड, हम खड़े हैं, तो उस समय एक समाज कल्याण विभाग में डायरेक्टर थे। उन्होंने मेरे पुराने नाम और नए नाम को जोड़ करके सचिवालय में एक चिट्ठी लिखी। 2013 नवंबर की बात है। और जबकि वो एक मुस्लिम ऑफिसर थे और उन्होंने चिट्ठी लिखी डीएसपी, यानी कि वो वाला नाम जो आप भुला चुकी थी। हाँ, जिसके बारे में आप नहीं चाहती थी कि दुनिया को पता चले। हाँ। तो उन्होंने लिख करके दे दिया कि इनको सचिवालय आने जाने दीजिए, क्योंकि ये कुछ मतलब बदलाव का काम करना चाहती है। क्योंकि मैं नहीं सोचती हूँ कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाना है। अगर देश की मान्यताओं को भी माने, तो हिंदू मान्यताओं को, तो गॉड के रूप में बोला जाता है, डेमी गॉड मतलब उपदेवता, यक्ष किन्नर गंधर्व की श्रेणी की बात होती है। दूसरा अगर इस्लाम की बात करें तो ख्वाजा सहरा की बात होती है, मतलब कि संत की बात होती है, मंगलमुख। और ईसाई परंपराओं की बात करें तो परी की बात होती है। तो आप सोचो कि कोई भी जगह में बहुत नीचे की स्थितियां नहीं है, तो हमें हाथ क्यों फैलाना पड़े, किसी के सामने ये कहना पड़े कि मेरे आशीर्वाद या श्राप के बदले तुम्हें कुछ देना होगा। नहीं, हमें आशीर्वाद और श्राप के इस खेल से बाहर निकलना होगा, क्योंकि हम एक व्यक्ति हैं जो निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। अपने घरों में माँ बाप के सामने हम आशीर्वाद देने लायक स्थितियों में नहीं होते हैं, और समाज में जब हम अपने आप को सामने ले आती हैं तो हम आशीर्वाद देने वाली स्थितियों में हो जाती है। ये कोई जादू है? ये जादू नहीं है, ये एक जीवन का संघर्ष है। अच्छा, कोई ऐसी याद है जो आज भी जब याद आती है तो आंखें नम हो जाती हैं?
क्योंकि आपकी जर्नी जो है वो बेहद इंटरेस्टिंग रही है, और कठिनाई तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी आई हैं। नहीं वैसे तो सोचूं तो सबसे ज्यादा जो एक वक्त गुजरा, एक दौर गुजरा कि जो जब भी याद आता है तो आंखें नम करके जरूर जाता है, कुछ है नहीं, ऐसा? एक साथी है, उनसे बहुत दिनों से मतलब मुलाकात नहीं है। वो है मतलब अब इस शहर में है या कहाँ है, लेकिन वो और मैं जब 2006 में ऑर्कुट चलता था, हम्म। पर एक सोशल बिल्कुल मीडिया बिल्कुल, साइट। सोशल मीडिया जैसे अभी फेसबुक है। हाँ, वैसा ही। हम्म। तो मैं उसी से पटना में उनसे मिली थी पहली बार, और हम दोनों की सोच बहुत मिलती जुलती हम्म। थी। और पटना स्टेशन था, और अ, नीचे बैठने की जगह थी, मतलब जो साइकिल रखी, गाड़ी वाड़ी रखने के, तो उसके लिए डिवाइडर बना हुआ था। हम उस पे बैठ जाती थी, और हम लोग सोचती थी कि हमारा एक ऑफिस होगा, हमारे जैसे लोग आएंगे, बातचीत करेंगे, हंसेंगे, ये करेंगे। हम्म। तो उन्होंने इस शुरुआत में मतलब 2006 से लेके हमें लगता है कि 2013 तक उन्होंने अ, साथ दिया। साथ दिया। उसके बाद वो इस दायरे से बाहर निकलते निकलते वो अभी हमसे दूर है। तो वो कभी-कभी ये होता है कि हम आज यहाँ तक हैं और हम्म। वो हमारे पास नहीं है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सोचना होता है कि अ, मतलब माँ-बाबा, फिर दोस्त, फिर हम्म। साथी, फिर मतलब सब जो छूटते चले हाँ, गए। ये बहुत ही ये है कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, हम्म। और हर साल कोई ना कोई मेरे ऊपर उँगलियाँ उठाने आते हैं। हम्म। हर साल, हर साल। मतलब कि कभी मेरे एक्टिविज़्म पे, कभी मेरे हम्म। काम करने के तरीके पे, कभी मतलब ये सारी उस पर स्थितियों। भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे रेशमा जी कि पटना जब आप आई तो पटना का सफर कैसा बीता, और अभी भी आप पटना में हैं तो कैसा गुजर रहा है ये वाला सफर? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा गुज़र रहा है। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन शुरू में क्या इतना अच्छा था जितना अभी नहीं, है? एकदम नहीं। मतलब एक बार मैं दूरदर्शन जा रही थी, 26 नवंबर 2013 की बात है। हम्म। तो मैं पैदल ही जा रही थी। तो पैदल जैसे जा रही थी, तो इधर बस्ती के बच्चे रहते हैं रास्ते में। तो वो मुझे पीछे से, जो क्लैपिंग होती है, ट्रांसजेंडर साथी जो ट्रेडिशनल काम करते हैं, जी। वो ऐसे ही ताली बजा रहे थे। हम्म। और मैं जब दूरदर्शन के अंदर गई, तो वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे और जो महिला पुरुष साथी थे, वो ऐसे करके ताली बजा रहे थे। अच्छा। तो वो मतलब सोचना होता है कि दैट्स अ चेंज। हम्म। और जिसको मैं मतलब बहुत यादगार दिन मानती हूँ, कि दैट इज़ द फर्स्ट डे कि आई वाज केम आउट एज अ पर्सन। एंड वो मतलब लगभग 11-12 साल हो गए। हम्म। तो इन स्थितियों को निरंतर बनाए रखी, हम्म। वो बहुत ही अच्छा लगा। और पटना तो इतना खराब शहर नहीं है, मतलब आप व्यक्ति तो इतने खराब नहीं है, नहीं तो हमारे जैसे लोगों को, मतलब जो बिहार को लोग, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत इंटेलेक्चुअल लोग भी, और बहुत अलग-अलग स्टेट के लोग, बहुत पिछड़ा और बहुत बिल्कुल हाँ। इस तरीके से, और एक बिहार का कुछ नहीं हो हाँ, सकता ये वो है। कहते। हाँ। लेकिन मैं अभी जो सोचती हूँ कि बिहार अभी हम्म। ट्रांसजेंडर डेवलपमेंट के नाम पर ये पे फर्स्ट स्टेट है, जो रिजर्वेशन देता है, जो सपोर्ट करता है उनके हेल्थ सिस्टम में, जो उनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है नौकरियों में, नौकरी दे रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। ये भी एक स्टेट का ये है। तो जेंडर इक्वालिटी, हम्म। चाहे इसके लिए मुझे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, लेकिन तब भी बहुत मेहनत कर की तो आपने। रहे हो, कर बिल्कुल। तो रहे हैं यहीं के लोग। हम्म। तो मैं कभी बिहार या पटना के लोगों से कभी शिकायती लहजे में नहीं हूँ, हम्म। क्योंकि शिकायत तो तब करती जब नहीं कुछ होता, बिल्कुल। इतनी मेहनत के बाद। अभी तो बहुत कुछ है, मतलब जब मैं अभी हॉस्टल चल रहा है,
तो वही मैं हॉस्टल को जब देखती हूँ तो मैं अपनी साथी को याद करती हूँ, जो हरदम वही याद वाला करती है। साथी जो स्टेशन पर आपके साथ बैठते थे। हाँ, जी। तो मैं उनको याद करती हूँ कि आज वो रहती तो मतलब उनको भी सोच के ये होता कि नहीं, हम लोगों ने जो कर सोचा दिखाया। वो कर दिखाया। चलिए, अच्छा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या रेशमा प्रसाद को भी किसी से कभी ना कभी जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर प्यार हुआ है? नहीं, दिल कभी भी किसी के लिए धड़का है? नहीं, कभी नहीं। प्यार तो ऐसा नहीं है। हम्म। हाँ, प्यार कभी नहीं। हम्म। मुझे याद नहीं है अभी तक कि मुझे किसी से ऐसा हुआ हो कि कॉलेज आई टाइम वांट, में, कभी नहीं, स्कूल टाइम में? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, एकदम मेरे साथ बहुत सारे लोगों से ऐसा ऑर्कुट, फेसबुक और इन सब चीज़ों से बात होती है और सेक्सुअल रिलेशन के लिए बात कहते हैं। सेक्सुअल रिलेशन के लिए भी कहते हैं? हाँ, कहते हैं लोग। अच्छा। लेकिन प्यार-वार की बात मैं नहीं बर्दाश्त की। कोई अगर मुझे ये पूछे, खाना खाया? तो मैं बनाया। कैसी जी। तबीयत है? तो बोले डॉक्टर हो। बाबू आए बाबू गए, नहीं, इस तरह मैं वाली बात? मैं नहीं, मैं मेरे यहाँ पे घुसता ही नहीं है कि ऐसे कैसे हो सकता है। और मैं जब ये संघर्ष वाली लड़ाई में आप रहोगे ना कि मतलब आप एकदम नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, क्योंकि आपको हर समय फ्रीडम की ये होगी। अगर कोई एवरी टाइम वॉचिंग, तो बहुत सारी चीज़ों पे आप सोच भी नहीं पाओगे कि मतलब किसी दूसरे के लिए सोचना है तो पहले अपने लिए सोचना होगा, अपने पार्टनर के लिए बिल्कुल सोचना बिल्कुल, पड़ेगा। हाँ। तो निश्चित तौर पे मैं देखती हूँ कि जिन लोगों ने इस स्थितियों से बाहर निकले कि ममता बनर्जी जी को देखिए, मायावती जी को देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखिए, अब्दुल कलाम जी को देखिए, तो मतलब नरेंद्र मोदी? कह सकते हैं। हम्म। तो लोगों से ऐसा ये होता है कि व्हेन यू कि इस फॉलो अप सिस्टम से अगर आप बाहर होते हो तो निश्चित है कि आपके पास अगर काम करने वाले हो तो आपके पास बहुत समय मिल जाता है। प्यार का समय नहीं मिलता है। नहीं, प्यार के समय नहीं, प्यार कोई खराब चीज़ नहीं है। जी। प्यार करना अपराध नहीं है। और मैं तो चाहती हूँ प्यार को प्राउड माने और प्राइड माने। और मैं चाहूँगी कि शहर मतलब पूरे भारत में या पूरे विश्व में ऐसा कोई प्राइड सेलिब्रेशन का जगह नहीं है प्यार करने वालों के लिए। वो मैं चाहती हूँ कि ऐसा कोई बने। क्योंकि मैं बिहार में 2012 में पहली बार प्राइड शुरू करी थी। याद है बिल्कुल। तो प्यार कोई नफरत वाली बात नहीं है। प्यार से अगर कोई नफरत करता है तो वो जिंदगी से नफरत करता है। लेकिन आपको कभी प्यार नहीं हुआ? ये कोई बात नहीं हुई कि अगर आपको मिठाई पसंद नहीं है तो दूसरे को खाने नहीं दोगे। अगर आपको कह दे कि शुगर हो जाए तो सबको नहीं खिलाओगे कि हमें नहीं मिला तो अब इनको लोगों को नहीं करना। नहीं, सबको खिलाना है। आप अपने ना खाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन सबको खिलाओ। अच्छा, और आपको सब किसी से प्यार नहीं हुआ है, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी को आपसे प्यार हो गया हो? नहीं, ऐसा मैं किसी को देखी नहीं। हाँ। हाँ, फॉलो अप कॉल्स जो आते रहे या कोई बात किया तो झगड़े हो गए, गाली गलौज हुआ, ये हो गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। और मैं ट्रांसजेंडर साथियों के लिए तो सबसे बड़ा चीज़ मानती हूँ, क्योंकि हमारे प्यार का सौदा होता है। हमें अपनी प्यार की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं समझी नहीं, प्यार का सौदा, प्यार की कीमत? नहीं, मैं अपने साथियों को देखी कि अगर कोई उनके प्यार करने वाला आता है तो वो उसकी कीमत मांगता है। कीमत मांगता है? कहता है कि अगर हम आपको 1 घंटे टाइम दिए तो हमने तुमको टाइम दिया। तो वो प्यार की कीमत चाहते। मैं विरक्ति मुझे प्यार से नहीं हुई, प्यार की इस तरीके से हुई कि व्हेन आई एम जस्ट सर्चिंग द लव एंड यू वांट टू मनी, तो वेयर इज द लव? ये प्यार नहीं है, कहीं नहीं है। बिल्कुल। तो वो हमारे साथी जो लोग हैं बहुत पैसा कमाते, मतलब जो ट्रेडिशनल काम करते या नॉन ट्रेडिशनल इस तरीके से करते, बहुत पैसा कमाते, लेकिन उनके पास अगर खोजे तो पैसे ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ अपने माँ बाप का प्यार, अपने हस्बैंड का प्यार, अपने बॉयफ्रेंड का प्यार
उसी की कीमत चुकाते चुकाते जिंदगी चली जाती है। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया था सेक्सुअल रिलेशन का, हाँ, वो क्या है, क्या कॉल पे क्या बोलते हैं? मतलब कॉल पे बोलते क्या, मतलब यू जी। वांट टू, अगर आप किसी से प्यार हाँ। करने या सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए जाते हैं तो महिला पुरुष जैसे रिलेशन बनाते हैं वैसे ही ट्रांसजेंडर साथी भी रिलेशन बनाने की चाह रखते हैं। हम्म। तो अभी तो ऐसा तो कोई बाध्यता नहीं है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कानूनी तरीके से, सामाजिक तरीके से कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं। हम्म। लेकिन इस मिसकॉन्सेप्शन को अगर देखा जाए कामसूत्र के 14वें अध्याय में, हम्म। तो वो कॉन्सेप्शन को खत्म कर देते हैं कि इस तरीके से भी सेक्सुअल रिलेशन यौनिकता हो सकती है। हम्म। और यौनिकता तो 55 तरीके की होती है, मतलब 55 टाइप्स। 55 जी। कि व्हेन यू आर जस्ट कि किसी को चुंबन करते हो वो एक अलग सेक्सुअलिटी हुआ, किसी को हाथों से छू कर प्यार करते हो, किसी को आंखों से देख के प्यार करते हो, या वो भी एक सेक्सुअलिटी हो गई। वो दैट इज लव एंड लव टू बियॉन्ड द सेक्स, एंड सेक्स इज कनेक्टेड विद योर सेक्सुअलिटी। सो व्हाट इज द सेक्सुअलिटी? दैट व्हेन यू फील कि मुझे उससे अपनी फैंटेसी को बहुत ये मिल रहा है, तो आपका यौनिकता हुआ। व्हेन आई फील कि मुझे ऐसे यौनिक संबंध बनाने हैं, तो यौनिक संबंध बनाने के क्या क्या तरीके हैं, तो वो पहले से समाज में है कि अगर किसी सिसजेंडर वुमेन, मतलब कोई गर्ल पर्सन है और किसी गर्ल को गाली दे रहे, तो क्या गाली देते हैं, और अगर कोई लड़के लड़के को गाली देते तो क्या गाली देते। तो दैट इज द कनेक्टेड विद द सेक्सुअलिटी, बट हम उसको गाली के तरीके से ले रहे हैं, बिल्कुल। उसे यौनिकता के तरीके से नहीं ले रहे। हमारे आसपास में ये सारी चीजें बातें चल रही हैं, लेकिन जब कोई खुल के आके कह रहा है कि हम सेक्स करते हैं, तो तुरंत कहते हैं कैसा करता है रे, काहे को ऐसा करता है, ये तुमको भगवान ने बनाया ऐसा करने के लिए? नो, मैं जो जैसे चाहूं तो वो तो कर सकते हो, उसे तो आप रोकने वाले नहीं हो। तो सेक्सुअल रिलेशन के लिए एट यू वांट कि जिस तरीके का पार्टनर चाहते हैं वैसा सेक्स के लिए अगर आपका कंसेंट है तो कानून भी नहीं रोकता है, और विदाउट कंसेंट उसको रेप की श्रेणी में दिया जाता है। तो जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि सेक्सुअलिटी आज़ाद है, तो उसी समय से सारी बाध्यताएं और सारी कहानियां खत्म हो जाती सब हैं, समाप्त हो गए। सब। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या किन्नर शादी करते हैं? किन्नर का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, किंतुनर। हाँ। मतलब वो अपने आप को औरत समझ रहे हैं। तो अगर मैं अपने आप को औरत समझ रही हूँ तो किसी पुरुष का अगर हाथ पकड़ती हूँ, शादी करती हूँ, सेक्स करती हूँ, तो वो तो कहीं से रुका हुआ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 23 अक्टूबर 2023 को। तो उस दिन की जजमेंट में बता दिया कि जो ट्रांसजेंडर ट्रांस वुमेन है और ट्रांसमैन है, वो अपने सिसजेंडर पार्टनर के साथ में या अपने अपोजिट पार्टनर के साथ शादी कर सकते हैं। तो शादी कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। मतलब एक मामला मैं बताऊंगी कि शादी के लिए इसी शहर में ये होता है सामूहिक विवाह। बिल्कुल होता है जी। तो वहां पे हमने कहा था कि आप ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की भी शादी कराएंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ हम तैयार हैं। लेकिन एक जज साहब ने उनको क्वेश्चन किया कि आप मतलब ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि कोई कानूनी पेच हो। तो मैं उनको बताई थी कि चेन्नई हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसमें कोई भी ट्रांस वुमेन या ट्रांसमैन ग्रूम या ब्राइड के रूप में आ सकते हैं, मतलब शादी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस बार टाल देते हैं, आगे देखते हैं कि समाज स्वीकार करता है तो उसको ये करते हैं। तो पिछले साल 2000 पिछले साल नहीं, इसी साल जुलाई 24 में। हाँ, तो वो सामूहिक विवाह की ये जा रही थी, रास्ते से गुजर रही थी और हमारी प्राइड जा रही थी। अच्छा। और उसी समय मैं
चिल्ला चिल्ला के सामने बोल रही थी कि वे हैव द मैरिज इक्वालिटी एंड यू जस्ट नॉट मेक द स्पेस बट वी हैव फाउंड। सो देन हमने प्राप्त किया है प्राप्त किया और है। वो संघर्ष से मिला है। हम्म, अब आपका दिमाग कौन बदलेगा, या आपके दिमाग में अलग अलग तरीके के मिथ समे हुए हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सिर्फ फोटो खींचने के लिए सामाजिक कार्य करते अगर है तब तो आप चैलेंज लेने वाले नहीं हो, सिर्फ आप पुरस्कार या कुछ ऐसा चीज लेने वाले हो, तो चैलेंज तो लेना पड़ेगा। रेशमा ने चैलेंज लिया और उस चैलेंज को जिया। बिल्कुल। मतलब कम्युनिटी के क्वेश्चंस, सरकार के क्वेश्चंस, पब्लिक के क्वेश्चन, सबकी जवाब दी, और मीडिया के क्वेश्चन के लिए तो हरदम रहती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्या बच्चे होते हैं ट्रांसजेंडर्स को? ट्रांसजेंडर की बात नहीं है, बच्चे होने की एक स्थिति होती है कि अगर कोई ट्रांससेक्सुअल मतलब सर्जरी कर लिए, तो अगर उन्होंने ओवरी इम्प्लांट कर लिया, तो ओवरी इम्प्लांट के लिए बैंकॉक में इम्प्लांट होते हैं, तो वो इंडिया में नहीं होता। इंडिया में अभी उसको प्रक्रियागत नहीं हुआ है, तो जो ट्रांस वुमेन है उसको कर सकते हैं। या ट्रांसमैन जो है जिनके अंदर ओवरी है और वो अपना सिर्फ टॉप साइड को अगर हटाए हैं और ओवरी को नहीं हटाए हैं, तो वो डिम्ब अपने अंदर ले सकते हैं और बच्चा दे सकते हैं। जैसे आपने केरला में सुना कि एक ट्रांसजेंडर पार्टनर उन्होंने बच्चा जना, तो बहुत बिल्कुल। लोगों का ये था कि तो क्यों ये ऐसा वाला किया। ऑपरेशन भी बैंकॉक में हुआ होगा? नहीं, उनको तो ऑपरेशन करने की नहीं, क्योंकि उन्होंने तो आईवीएफ और उनको तो ऑलरेडी ओवरी है, तो वो तो कंसीव कर सकते हैं, तो दैट इज नॉट द चैलेंज फॉर देम। लेकिन आज के समय में बच्चों पर तो दिमाग होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 17% व्यक्तियों के पास जो पार्टनर्स हैं पूरे भारत में, 17% व्यक्तियों के बच्चे नहीं होते हैं, और वो आईवीएफ का सहारा लेते हैं या सेरोगेसी का सहारा लेते हैं या एडॉप्शन का सहारा लेते हैं। तो ट्रांसजेंडर भी अगर एडॉप्शन, सेरोगेसी, आईवीएफ का सहारा अगर ले लेते हैं, तो ये कहीं से भी गलत नहीं है कि वो पेरेंट नहीं हो सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि अगर आपको माँ होना है तो आपको अपने यौनी से बच्चा निकालने की आवश्यकता नहीं है। माँ के लिए दिल चाहिए, दिल चाहिए। और वो दिल कहाँ से आएगा जब आपके अंदर, आपके पास बच्चा हो, पैदा कर लिए, उसको थप्पड़ थप्पड़ मार रहे हैं और उसके लिए कोई दिल में जगह नहीं है, तो आप बच्चे जनने की मशीन हो सकते हो, आप बच्चे के लिए दिल नहीं हो सकते हो। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि व्हेन यू कंसीविंग द चाइल्ड एंड गिविंग दैट द बर्थ, कि वो असाइन टू द पर्सन की वो पैदा हो रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको तैयार होना ही चाहिए कि बच्चा आप के लिए दिल रखना चाहिए। दिल रखना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये भी मैं समझना चाहूंगी कि ये सेक्स चेंज ऑपरेशन जिसकी खूब चर्चा हो रही है इन दिनों, क्या होता है रेशमा जी ये सेक्स चेंज ऑपरेशन? सेक्स चेंज ऑपरेशन तो ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये सर्जरी है जेंडर अफॉर्मेशन सर्जरी। मतलब जैसा आप अफॉर्म करना चाहे, जैसे अभी आपने देखा एक एक्ट्रेस राखी सावंत ने, उन्होंने अपने ब्रेस्ट को, नितंबों को थोड़ा इनलार्ज किया, या सरलिन चोपड़ा ने अपने शरीर के बनावट को ये किया। तो मोस्टली सिसजेंडर वुमेन भी इस तरीके की सर्जरी का सहारा ले रहे हैं। तो ये कोई ये की बात नहीं है कि जेंडर अफॉर्म करना कहीं से भी ये है, और ये कानूनी तरीके से वैध है। वर्ल्ड पाथ गाइडलाइंस, डब्ल्यू पाथ गाइडलाइंस, सर्जरी केयर एक्ट और भारत सरकार ने जो कानूनी प्रावधान बनाए, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन राइट एक्ट बनाए, इन सभी के अनुसार से कानूनी तरीके से वैध है। और 48 तरीके की सर्जरियां होती हैं। 48 तरीकों हाँ, जेंडर अफर्मेशन के लिए, केयर के लिए जो सर्जरी होती है वो 48 तरीके से ये होती है। बड़ी महंगी होती होगी। महंगी तो बहुत होती है, लेकिन कितनी महंगी होती है? बहुत भी महंगी हो सकती है। मतलब ट्रांस वुमेन साथियों से ज़्यादा ट्रांसमैन साथियों को चैलेंज होता है, क्योंकि उनको पीनस अगर डेवलप करना है बॉडी में वजाइना की जगह, तो वजाइना क्लोज करके उसको सर्जरी करनी होती है। तो उनके 20-20 लाख रुपए तक खर्चे हो जाते हैं। 20 लाख? हाँ, तो ये प्रक्रियागत खर्चे होते हैं
कि अभी इस पॉइंट के लिए इतना, इस पॉइंट के लिए इतना, इस पॉइंट के लिए इतना। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की सर्जरीज होती है, और सर्जरी कोई आवश्यक नहीं है कि आप अपने आप को अगर दिल से औरत मान रहे हो तो मान रहे हो, उसमें आपको सर्जरी तो एक डिस्फोरिया जो होता है हमारे मन में कि इस डिस्फोरिया को कम कर देना है या खत्म कर देना है, तो जब हम सर्जरी कर लेते हैं तो डिस्फोरिया खत्म हो जाती है। तो इस चीज को मतलब इससे नहीं लिया जाए कि नहीं हमारे लिए कोई बहुत वैधता है, कि बहुत बार ऐसा होता है जो साथी सर्जरी नहीं किए रहते हैं, बिल्कुल, हाँ। तो जो ट्रेडिशनल काम करने वाले साथी रहते हैं उनका कपड़ा उठा के कहते बाबू भैया इसके पास पेनिस है, ये नकली किन्नर है। लेकिन मैं जैसा मानती हूँ कि नकली मर्द नहीं होते हैं, नकली औरत नहीं होते हैं, तो नकली किन्नर कहाँ से हो गए? जी तो बिल्कुल, ये जायज सवाल है तो आपका। नकली असली नहीं है। हाँ। वो पर्सन है, उनको अगर साड़ी पहनना पसंद है, रास्ते में चल करके अपने मन को खुश करना है, तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि वो नकली किन्नर जा रहे हैं और कुछ ऐसा कर रहे हैं। नहीं, वो नकली नहीं, वो असली है, क्योंकि वो अपने असली जीवन को जी रहे हैं। बिल्कुल। और जेंडर जो होता है परफॉर्मेटिव, मैंने पहले भी बताई, तो वो परफॉर्म, जैसे कि आपने शरीर में पैदा किया तो ब्रेस्ट और विजाइना पाए, उसके बाद आप परफॉर्म कर रहे हो कि आई एम अ वुमन, तो आप ऐसा कपड़ा पहन रहे हो। आप अगर नहीं कहते कि नहीं अब मुझे ये कंफर्टेबल नहीं है, मुझे और कोई कपड़ा पहनना है, तो यू आर परफॉर्मिंग योर जेंडर आइडेंटिटी, कि वो आप जी रहे हो उस जीवन के ये को। तो सर्जरी इज नॉट मैटर। हाँ, ये है कि एक ये हो जाता है कि हाँ, मैं अगर कहीं मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरे शरीर में, मैं अपने आप को महिला मानती हूँ और मेरे शरीर में पुरुष यौनांग है, तो दुनिया देखेगी तो कहेगी कि इनकी एक आदमी साड़ी पहन के मर गया। तो ऐसा ना हो, इसके लिए लोग जेंडर डिस्फोरिया खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वो यौनांगों को अपने ये से शरीर से बाहर करते हैं। वो अपने आप को, वही होता है सेक्स चेंज ऑपरेशन। सेक्स चेंज नहीं, जेंडर अफॉर्म, मतलब आई एम अफॉर्मिंग, ठीक है, माई सेल्फ, मतलब मैं अफॉर्म कर रही हूँ, जो एक सर्जरी की प्रक्रिया से प्राप्त हो रहा है। कि वो कोई बदल नहीं रहा है। बिल्कुल। बदलता तो अगर तो कोई किसी को भी बदल देता, कुछ बदल नहीं रहा है। आई एम एक्सेप्टिंग कि जो मुझे पसंद है, कि वजाइना को क्लोज करके पीनस बना देना है, ब्रेस्ट को हटा करके चेस्ट को प्लेन कर देना है, और एक पुरुष की तरीके से दाढ़ी मूछे आकर के एक पुरुष हो जाना है, कहीं कोई ये नहीं है। तो वो कोई ये नहीं, ये प्रक्रिया है जो अपनी डिस्फोरिया को खत्म करने का रास्ता बनाता है। इसमें कहीं कोई स्पेशल बात नहीं है। सुश्रुत जो प्लास्टिक सर्जरी के मतलब 2000 साल पहले या 7000 साल पहले के डॉक्टर थे जी। और उन्होंने सर्जरी भारत में की, और आज प्लास्टिक सर्जरी के लिए इतनी ये है जो हजारों साल पहले भारत में होती थी। तो वही प्रक्रिया होती थी। आपके नेल्स बड़े से दिखाई दे रहे हैं। मतलब शौक से रखती हैं या कोई बात है इसमें भी? नहीं, मतलब काफी बड़े हैं आपके नेल्स तो। जी। पसंद आती है कि मतलब कुछ ऐसा, मतलब मैं बहुत सजना संवरना चाहती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर मैं अभी इसमें उलझ गई तो जो हमारे जीवन के संघर्ष का मूल उद्देश्य है, मैं उससे इधर उधर हो जाऊंगी, डाइवर्ट हो जाऊंगी। हाँ। तो अच्छा, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि बड़ा पैसा है आपके पास, खूब पैसा है, बैंक बैलेंस भी है, एकदम आलीशान वाली जिंदगी भी है, खूब गाड़ी वगैरह भी है। सच्चाई क्या है रेशमा जी? वाकई में खूब पैसा है आपके पास? मैं 26 कमरे का घर छोड़ करके आई, 26 कमरे का घर छोड़ के आई, और पटना में 8x8 के रूम में रही। अच्छा। ये मेरी लाविश लाइफ है। मैं अपनी लाइफ को देखूं तो 3 महीने तक मैं बिना बिजली के रह गई। बिना बिजली के? हाँ, 3 महीने तक? हाँ, और मैं गर्मियों में पंखा भी नहीं चलाती, मुझे बहुत ये नहीं है। और मैं बहुत लाविश लाइफ के ये में सोच में नहीं रहती हूँ। और मेरे पास एक खाता है, बैंक खाता, उसको कोई भी देख सकता है, बहुत पैसा है। बहुत पैसा है उसमें? देख सकते हैं। अच्छा जी। एक ही खाता है, अगर
10 20 50 100 खाते अगर रहते तो कोई बात रहती कि हाँ इसमें इतना है, इसमें उतना है, इसमें उतना है। एक है उसमें देख ले, क्योंकि सरकारें तो इनकम टैक्स के द्वारा कंट्रोल करती है, तो बहुत रहता तो भी पता चलता कि बिहार की सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स पेयर है या बिल्कुल। ब्लैक मनी वाले हैं। क्योंकि लोगों की समझ क्या होती है ना कि जब आप बिना मतलब पैसा रहे जब आप प्रसिद्धि पा लेते हो तो लोगों की नज़र में आता है कि इनके पास बहुत पैसे होंगे, बहुत पैसे होंगे, बहुत। लेकिन मैं सुधा दी को फॉलो करती हूँ। सुधा वर्गीस। हाँ जी। तो आप क्या सुधा दी के बारे में ऐसा कह सकती हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो वो भी बहुत बड़े बड़े काम करती हैं, बहुत पद्मश्री सिंपल पाई लिविंग, है बहुत सिंपल और लिविंग। सिंपल लाइफ जीती है। हम्म तो मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि शी इज़ अ हाइडेड पर्सन। उनकी वैचारिक स्थितियाँ क्या हैं, उनके काम करने के तरीके क्या हैं, उनकी पहचान क्या है, इससे मुझे नहीं मतलब है। मुझे मतलब है कि वो एक कॉज़ के लिए खड़ी हैं, आज इसी शहर में इतने सालों से खड़ी हैं और उनके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने अपनी कहानियाँ गढ़ी हैं, बिल्कुल। गढ़ी। जी। तो ऐसी कहानियाँ हमारे जैसे लोगों को अक्सर करके ये झेलना होता है, क्योंकि आप हर समय मीडिया के सामने रहते हैं, आप हर समय पब्लिक के सामने रहते हैं, आपको कम्युनिटी वॉच करती है, आपको ऑफिसर्स वॉच करते हैं, आपको पॉलिटिशियन वॉच करते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस के साथ में इस तरीके की लाइफ जीनी होती है, क्योंकि सोशल फाइट जो होती है वो बहुत मतलब मजबूत बनाती है, पॉलिटिकल दायरे में नज़दीक ले जाती है, सरकारों के पास नज़दीक ले जाती है। तो लोगों को लगता है कि बहुत पैसा है, बहुत अच्छी लाइफ है, लेकिन जब सच्चाई से सामना होता है तो लोग कहते हैं अरे इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। बिल्कुल। तो मैं जो सोचती हूँ कि हमारे पैसे खोजने वाले हमारे काम को खोज लेते। 18 सालों में पूरे भारत में कहीं पे भी रिजर्वेशन नहीं था और हमारे यहाँ रिजर्वेशन से 3 लोग इंस्पेक्टर हुए। बिल्कुल। तो पैसा खोजने वाले पैसा खोजते रहेंगे, क्योंकि उनकी पैसे की ही ज़रूरत है, पैसे ही खोजेंगे और लोगों को पैसे की बात से गुमराह करेंगे। जो आप सोच पाते हो उससे अगर आपको डिगना नहीं है तो इन आरोपों से बाहर जाइए और आगे बढ़िए। बिल्कुल। अच्छा रेशमा जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कई सारी क्योरीज भी हमारे पास आई है और आप पर लोगों ने कई तरह के आरोप भी लगाए, तो पहले हम क्वेरीज पर बातचीत कर लेंगे, फिर हम आरोपों पर भी जाएंगे। लेकिन एक क्वेरी जो लोग जानना चाहते हैं वो ये है कि क्या वाकई में शादी के अगले दिन विधवा हो जाते हैं किन्नर? ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं है ऐसा? ये परंपरा है, मान्यता है और ये स्थितियां हैं। अगर आपकी शादी सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले जाती है तो किसी को छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और आपकी शादी खुद सोशल एक्सेप्टेंस के दायरे में नहीं है तो कभी भी कोई किसी को भी छोड़ के चला जाएगा कि लिव इन रिलेशनशिप में है, छोड़ के चले गए। तो आज फिर वो आज का तो कानून है कि आप एलुमनी देना है या नहीं देने हैं। एक परंपरा है गुरु से शादी की। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। परंपराओं को एक मिथ तैयार किया गया है। कम्युनिटी का जो ट्रेडिशनल काम है वो काम है, उसका किसी जीवन के पहचान से कोई मतलब नहीं है। और वो एक सिस्टम है कि मुझे पैसा कमाना है इसलिए इस तरीके के सिस्टम्स पे हमें जाना है, लोगों के बीच में इस तरीके से सेंसिटाइज करना है, उनके लिए सिंपैथिकल रास्ता लेना है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। वो व्यक्ति हैं, वो अपने आप को औरत जैसा जीना चाहते हैं, औरत जैसा जिए। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी के लिए दुआ बद्दुआ और ये सब की बात यानी कि शादी के अगले दिन विधवा नहीं होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक और क्वेरी है जो लोग जानना चाह रहे हैं और बचपन में हम सबने सुना है कि अगर किसी परिवार में किन्नर का जन्म होता है तो बाकी जो किन्नर समाज है वो उस बच्चे को ले लेता है, परिवार से अलग कर देता है, परिवार से दूर कर देता है। ऐसा होता है ना? आपने देखा क्या कोई को? नहीं देखा कभी नहीं, लेकिन बचपन से सुना है। सुना है, सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाते।
और एक्चुअल बातों पे जाने की ज़रूरत है। सुनी सुनाई बातों पे आरोप गढ़े जाते हैं। कोई बातें नहीं हो सकती हैं। वी हैव नॉट द एक्सेप्टेंस, सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है। माँ बाप तो खुद ही फेंकना चाहते हैं, फेंक माँ बाप देते, फेंकना खुद चाहते फेंक हैं। रहे। अगर आपका बच्चा रेपिस्ट है, शराबी है, बलात्कारी है, आप उसको घर में रख रहे हो, उसका जमानत भी करा रहे हो, आपको सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप अगर कोई ट्रांस पर्सन बच्चे है तो आप नहीं चाहते हो कि उनको लोग अलग अलग नामों से बुलाएं और हमारे घर में वो जितना जल्दी चाहते उतना जल्दी डिसोन करते हैं, जितना जल्दी चाहते उतना जल्दी डिसोन करते हैं। तो इन दर्दनाक स्थितियों से हमारे जैसे बच्चों को बाहर निकलने की रास्ते दो। ऐसी मिथ बातों को फैला करके कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आज ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन राइट एक्ट 2019 कानून है, रूल्स बन चुके हैं और उसके लिए हम लोगों ने कितनी संघर्ष की है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई और मैं कोरोना के टाइम में दौड़ दौड़ करके जाती थी कि रूल्स भी फ्रेम हो जाए, कम्युनिटी के लिए सेफ्टी हो जाए, बहुत सारी स्थितियाँ हो जाए। तो कभी आपके सामने से, आपकी आंखों के सामने से ऐसा कुछ आपने देखा, ऐसा कुछ गुजरा है आंखों के सामने से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम झूठ है। झूठ है। मैं आपको बताती हूँ, इसी मोहल्ले में, जिस जी मोहल्ले जी। में मैं रहती हूँ, हाँ। उससे 4 गली आगे एक व्यक्ति थी, इंटरसेक्स, अलैंगिक, मध्यलिंगी, और सब लोग उसको बोलते थे कि किन्नर है, इसको उठा ले जाएंगे, ये करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो आज सर्जरी उनका हो गया और वो अपने एक पार्टनर के साथ शादीशुदा रिलेशन में अपनी ज़िंदगी जी रहे और खूब अच्छा। और भैया के साली के साथ में ही उनका साली मतलब साले के साथ में ही उनका रिलेशन हो गया और उनके साथ में वो जी रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये भी हम जानना चाहेंगे और सब जानना चाहेंगे कि किन्नरों का अंतिम संस्कार कैसे होता है। इसको लेकर भी बड़ा सस्पेंस है, गूगल पर लगातार लोग सर्च नहीं, करते ये रहते सब हैं। फर्जी कहानियां होती है और फर्जी कैसे होता है क्यूरियोसिटी रेशमा है। जी नहीं, अंतिम संस्कार? संस्कार तो पहली बात, अगर हिंदू हाँ। परंपराओं के संस्कार है तो वो 16 संस्कार में एक संस्कार है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। मतलब जो मृत्यु संस्कार है हिंदू प्रथा में, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। इस्लामिक प्रथा में और ईसाईयत प्रथा में दफना दिया जाता है। दफना दिए जाते, बस यही तरीके हैं। अब कोई चाहते हैं कि मुझे दफनाए ही जाए तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये है कि रिचुअल्स जो होते हैं एक भावनाओं पे बन जाते हैं कि पब्लिक में हमें इस तरीके से लोगों को दिखाना है, तो वो कहानियां होती हैं। वो रात कहानियों में का शव यात्रा कुछ निकलती है, भी नहीं ऐसा है, जब सब सो जाएं तब लेके जाया जाता कुछ है, भी ऐसा नहीं है, जश्न मनाया जाता है कुछ किसी की भी मौत ऐसा पर। नहीं है। उतनी ही रोते हैं अपने आसपास वाले साथी या उनके माँ बाप या उनके रिलेटिव्स जितना आम महिला पुरुष के लोगों के साथ में रोना गाना होता है, दुख जश्न होता नहीं है। मनाया जाता ऐसा है। कुछ भी नहीं है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा इंसानियत को मार के जश्न मनाएगा? कोई इंसान मरेगा उसके लिए आप जश्न मना सकते? सोचो, जश्न मना सकते? बिल्कुल नहीं। एकदम नहीं। तो नहीं, ये सब गलत कहानियां हैं जो हमारे बीच में आसपास में ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ में गढ़ी गई हैं, जिससे उनकी स्वीकार्यता खत्म हुई। नहीं तो कोई भी हिंदू मैथोलॉजी और मतलब जो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ही तो जीवन चल रहा है इस देश में। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात पर कहते हैं और इस स्थितियों की बात, लेकिन लोग तो जीते ही हैं इसी तरीके से कि एक गॉड को सर्च कर रहे हैं और उसी के फॉलो कर रहे हैं कि उस तरीके से जीवन है। लेकिन सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि जो ये परंपराएं चलती गई सारे लिए, सबके लिए बदलाव हुए, लेकिन हमारे ट्रांसजेंडर साथियों के लिए आज़ादी के बाद बदलाव नहीं हुए। ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि जिस संविधान की बात लोग कहते हैं संविधान संविधान संविधान, और उसके आधार पर महिलाओं को, शेड्यूल्ड कास्ट व्यक्तियों को, शेड्यूल्ड ट्राइब व्यक्तियों को, हमें क्यों ऐसा हुआ कि उसके आधार पर हमें जो पहचान मिलनी चाहिए उसमें 70 साल लग गए। 2014 में जाकर के हमें नागरिक अधिकार मिले। तो एक बात सोचिए कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था 1871,
उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कन्विक्शन था। अंग्रेजों ने उसे कानूनी अपराध के तौर पे ऐसे व्यक्तियों को देखा था। तो ट्रांसजेंडर, जब देश आज़ाद हुआ तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब व्यक्तियों को उनके लिए सेफ गार्डिंग के लिए बहुत सारे कानून बन गए, रिजर्वेशन अधिकार हो गए, मिल सब गए कुछ मिल उनको गए। उनके, जी। लेकिन हमें किसी ने देखा, वही कानून बनाने वाले लोगों ने, तो 1952 में हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट ले आया कि ऐसे लोग मतलब गलत स्थितियों के होते हैं, और फिर कानून के द्वारा थोप दिया गया कि बिल्कुल। ये अपराधी हैं। तो हमारे लिए तो अंग्रेज भी वैसे ही थे जो नए संविधान बनाने वाले थे। वो भी वैसे ही। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वाकई में कुछ ऐसा होता है कि मौत के बाद किन्नरों को चप्पल से मारा जाता है? नहीं, एकदम नहीं। नहीं होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। हम्म। हाँ, मतलब परंपराएं देश में सती ऐसी है परंपरा है ऐसी? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। सती प्रथा जैसी परंपरा रही तो उसे भी लोगों ने बदल दिया। ये सब तो जो परंपराएं बीच बीच में कोई कोई लोगों के कहानियों पे विकसित हो गई कि गांव में एक बात उड़ी, उसी पे सारा गांव घूमने लगा, ऐसे कभी हुई होगी, लेकिन अभी कुछ आपने ऐसा नहीं देखा है ऐसा नहीं, होते कभी हुए? नहीं, कभी नहीं। अच्छा रेशमा जी, ये भी कहा जाता है कि मौत से पहले किन्नरों को आभास हो जाता है, पता चल जाता है कि अब मेरा आखिरी वक्त है, ऐसा आभास नहीं, होता ऐसा है? कुछ भी नहीं है। आप अकेले जिस दिन जीना शुरू करेंगी उस दिन आपको खुद ही आभास होगा कि कब मुझे जाना है। अकेले जी के देखिए। अकेले जी के देखिए। चलिए, अब आप पर कई सारे आरोप भी लगाए जाते हैं, एक एक करके आरोपों की बात भी कर लेते हैं। पहला आरोप जो रेशमा प्रसाद पर लगाया जाता है, काफी कड़वा आरोप है रेशमा जी। कहा जाता है कि आप ट्रांसजेंडर नहीं हैं, आप मर्द हैं। ट्रांसजेंडर का मतलब क्या होता है? हम्म। पहली बात, मैं आपको पहले ही पूरे ये में बता चुकी हूँ कि एक व्यक्ति है जो किन्नर शब्द से, कि किंतु नर, नर शरीर के व्यक्ति ही किंतु नर होते हैं। वो कोई ऐसा नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति द्वि अंग के पैदा हुए, वो अलैंगिक बोले जाते हैं, मध्यलिंगी बोले जाते हैं, या द्विलिंगी बोले जाते हैं। वो ट्रांसजेंडर की श्रेणी में नहीं आते और उनको इंटरसेक्स बोला जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई इस बात पे अगर कोई कहानी बताते हैं तो वो बिजनेस करने वाले हैं, मतलब व्यवसाय करने वाले लोग हैं, कि किसी को बता देना कि आप महिला नहीं हो। आपको अगर मैं कह दूं कि आप महिला नहीं हैं, तो आपको किस तरीके से जांच करके बताया जा सकता है कि आप महिला हो? हाउ इज इट पॉसिबल कि कोई आपको टेस्ट करने जाएगा? जेंडर स्वनिर्धारित होता है, सेल्फ परसीव। व्हेन आई एम सेल्फ परसीविंग, आई एम अ वुमन, आई एम अ वुमन। ठीक है। आरोप नंबर 2 जो आप पर लगाया जाता है कि रेशमा प्रसाद किन्नरों से गंदा काम करवाती हैं, गलत काम करवाती हैं। क्या गलत काम हो सकते हैं? गलत काम की परिभाषा क्या है? जो काम सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। कौन सा काम एक्सेप्ट नहीं करती है? कई तरह के। कौन सा काम आप बताएं? कौन सा काम? कौन सा काम गलत काम और गंदा काम होता है? आप मुझे बताएं। जो खुलेआम नहीं हो पाए। मतलब खुलेआम क्या चीज नहीं हो पाए? जो सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे। मतलब क्या एक्सेप्ट नहीं करती है? आप घुमा के बात नहीं करें, आप सीधी बात करें। हम तो आरोप, क्योंकि हम लगातार कमेंट पढ़ रहे थे। कोई कमेंट पढ़े, कोई कुछ भी बोले, पहले तो अपनी समझ रखनी चाहिए कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपने घर में कोई बीवी नहीं बना रहा है, उसको सेक्स करने के लिए क्या कोई किराए का ठेका बना सकता है क्या? किराए पे ठेका चला सकता है क्या? कभी नहीं। जो लोग भी अगर इस तरीके की बातें आपसे कह रहे हैं, नॉट द रेशमा, ये सभी के लिए, कि अगर कोई ट्रांसजेंडर को कहे कि वो इस तरीके की बातें करते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई ऑर्गेनाइज क्राइम करता है तो ऑर्गेनाइज क्राइम की स्थितियां क्या है? तो आज के समय में महिलाओं के चरित्र की बात होती है, महिलाओं के ऑर्गेनाइज सेक्सुअल रिलेशंस की बात होती है, लेकिन मल्टी पर्सन सेक्स करने वाले पुरुषों की कभी बात होती है क्या? तो महिलाओं पे आरोप हो सकते हैं, पुरुषों के मामले में सेक्स आरोप नहीं होता है, वो मर्द हो जाते हैं। और उसके बाद उसको कभी नहीं कह सकते कि वो मर्दों का गैंग है, ट्रांसजेंडर का गैंग है और वो लड़का सप्लाई करते हैं। ऐसा कभी सुना? सब लोग बोलते हैं लड़की सप्लाई करते हैं। बिल्कुल। तो
इन सब चीजों को समझना होगा कि women cannot be supplied, trans women cannot be supplied. They have the choice कि they can do that the multi-person sex. वो भी मल्टीपर्सन सेक्स कर सकते हैं। हम तो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर लोग 4, 7, 8 व्यक्तियों से शादी का रिलेशन बना करके सेक्स करते हैं। तो ये आरोप लगाने वाले पहले उनका दिमाग खुला होना चाहिए कि सेक्स और सेक्स को आरोपित करना, हाउ इज इट पॉसिबल कि अगर कोई व्यक्ति है और अपने सेक्स को उसकी कीमत लेना चाहे तो आप उसको गलत और सही करने वाले कैसे हो सकते हैं कि कीमत देने वाला कौन है उस पर आपने कभी सोचा क्या? वो क्या गलत सही हुए? मतलब औरत साथी, महिला साथी अगर एक व्यक्ति से ज्यादा अगर किसी से हंस बोल के बात कर दे तो लोग मतलब एक शब्द लांछन लगा देंगे। हाँ, तुरंत उसको अलग अलग तरीके की बिल्कुल कैरेक्टरलेस तुरंत में बोल हाँ, मतलब चरित्र का सर्टिफिकेट देना शुरू करेंगे। लेकिन चरित्रहीन कौन है? क्या वो पुरुष व्यक्ति जो मल्टीपर्सन सेक्स कर रहे हैं वो चरित्रहीन है या चरित्रवान है? ये प्रश्न हम समाज के सामने रखती है। उसके बाद बेचना, खरीदना, गंदा अच्छा काम, क्योंकि बिना सेक्स किए हुए तो ये सृष्टि का निर्माण नहीं होगा, पहली बात। और अगर कोई ट्रांसजेंडर को प्यार मिल जाए तो कितनी बड़ी ये की बात है कि उसको माँ नहीं मिली, बाप नहीं मिला, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसको प्यार करने वाला मिल गया। तो अगर किसी के लिए रास्ता बताने देना अपराध है तो मैं अपराध करती हूँ। रास्ता बताना अपराध है तो हाँ, मैं अपराधी हूँ। हाँ, मैं अगर किसी के लिए जीवन में वो खुशियां दे पाती हूँ और उसके बाद मैं अपराधी हूँ तो मैं हूँ। अच्छा, एक और आरोप नंबर 3 जो रेशमा प्रसाद पर लगाया जाता है, वो आरोप ये है कि आप लामलाइट में इसीलिए रहना चाहती हैं क्योंकि आपको राजनीति में आना है, आपको चुनाव लड़ना है। क्या वाकई में रेशमा जी? चुनाव लड़ने वाले हाँ, लाइमलाइट में आने के लिए कोई जरूरत ही नहीं होती है। जैसे आप देखिए, विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं तो ये एक विधानसभा में घूमते हैं, वो पूरे बिहार में नहीं घूमते हैं। एक विधानसभा का निर्धारण कर लेते हैं कि इस विधानसभा में हमको जाना है और वहां पे वो तैयारी करना शुरू करते हैं। और मैं तो किसी विधानसभा या लोकसभा में जाकर के तैयारी करती नहीं हूँ, मैं ट्रांसजेंडर की बात करती हूँ। और अगर ये राजनीति है तो ये कितनी अच्छी बात है। हाँ, अगर ये राजनीति है तो ये कितनी अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं भी पर्सनली आपसे ये जानना चाहती हूँ। कहा जाता है कि अगर किसी को भी धन की समस्या है, और मैंने ऐसा सुना है कि अगर किन्नर अपने पास से अपने पर्स से निकाल के 1 रुपया किसी को दे देते हैं तो मतलब फिर तो वो इंसान पीछे मुड़ के कभी देखता ही नहीं है, धन की भी कोई समस्या नहीं रहती है। क्या वाकई में ऐसा होता है? जब आप डूब रहे हो ना तो आपको एक कोई तिनका दे दे और उससे आप बच जाओ, वही सहारा है, हो जाता है, और वही ब्लेसिंग है। और जब कभी परंपराओं के हिस्से और विश्वास की स्थितियां जो बन जाती हैं, उसमें सिक्का हो, कपड़े हो, चुंदरी हो, आज के समय में तो देख रहे हैं ना कितनी अलग अलग तरीके के मौलाना आ रहे हैं, पादरी आ रहे हैं, पुजारी आ रहे हैं, मोटिवेटर आ रहे हैं। वो अलग अलग तरीके से लोगों के जिंदगियां बदलने का ठेका ले रहे हैं। तो अगर ये मिथ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भी है और उससे उनको फायदे अगर हो रहे हैं, तो आपसे किसी ने 1 रुपया मांगा? मुझसे अगर मांग लेगा हाँ? तो मैं तो सोचूंगी कि मेरा ये काम करने का मतलब ही नहीं हुआ। अच्छा, मुझसे अगर कोई मांग लिया तो फिर इसका मतलब है कि वो मेरे पूरे सोशल एक्टिविज्म जिंदगी की ये को मांग लिया। क्योंकि आपकी अगर एक छोटे से दान से किसी का जीवन बदल जाए तो ठीक है, लेकिन अगर ये कहीं से वो एक भेदभाव का रास्ता अगर बन जाए तो ये गलत है। तो अगर इससे किसी की जीवन चर्या चल रही है तो दैट इज फाइन कि दे आर डूइंग कि वो। लेकिन सिर्फ बात 1 रुपए की है रेशमा जी, कहाँ ज्यादा मांग रहा है, 1 रुपया कह रहा है। नहीं, कोई भी ऐसा 1 रुपये और 100 रुपये या 1 लाख रुपए की बात या
10 लाख रुपए की बात नहीं होती है, बात होती है श्रद्धा और विश्वास की बात, विश्वास की। कि यू आर आस्किंग, यू हैव द फेथ, हाँ आप बिल्कुल, विश्वास है, विश्वास है। और उस विश्वास पे अगर कोई ये करते हैं, मतलब आप देश में अलग अलग तरीके के विश्वास परंपराएं हैं कि कोई चर्च जा रहे हैं, कोई मस्जिद जा रहे हैं, कोई दरगाह जा रहे हैं, कोई मंदिर जा रहे हैं, कोई बाबा जी के कोई जगह पे जा रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी विश्वास है और उसी अनुसार वो अपनी बातों कहते हैं, हमको फलना बाबा बहुत ये किए, उनको हम बहुत पूछते हैं, बिल्कुल। हमको फलना चर्च में गए तो वो ये हुआ, हमको यहाँ पे ये हुआ। मैं विश्वास की बातों पे नहीं ये करती हूँ कि किसी के विश्वास को मैं ये कह दूँ कि ये गलत है या सही है, लेकिन ऐसा मैं नहीं कभी सोच पाती हूँ, कभी सोच क्योंकि नहीं पाती। मैं जिंदगी भर संघर्ष की हूँ, जी जी जी। जिंदगी भर कभी नहीं सोच पाती हूँ। हाँ। अच्छा, लेकिन ये भी कहा जाता है कि आप लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, जिसने दिल दुखा दिया उसको ऐसी बद्दुआ लगती है, ऐसा श्राप देती हैं आप लोग कि फिर वो निस्तो नाबूद तो हो ही जाता है। वाकई में ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बद्दुआ तुरंत लगती है, श्राप ऐसा कुछ तुरंत भी लग नहीं। जाता है? कोई बद्दुआ नहीं होती है, हाँ? या श्राप या आशीर्वाद ऐसा कुछ है कि कोई कह दे और लग जाए। ऐसा हो जाए तब तो हम पहला आशीर्वाद अपने ऊपर कर ले, अच्छा, कि हम तुरंत पूरी औरत बन जाए और अच्छा सा बॉयफ्रेंड मिल जाए, उसके साथ जा कर के अपने जिंदगी को जीना एक आम महिलाओं की तरह से जीना शुरू कर दे। तो ये ऐसी कुछ बात नहीं है। हाँ, ये बात है कि जैसे आपने इतना मेहनत किया, समरीन ने नाम बना लिया, आज जो भी पॉलिटिशियन के पास में समरीन बैठती है तो द पर्सन इज द ब्लेस्ड, कि वो ब्लेस्ड हो रहे हैं कि समरीन मेरे पास आई, और वो लोगों से कह रहे हैं कि आज मेरा इंटरव्यू उसने किया। तो आप सोच सकते हो कि ये लाइव सिटीज में मेरा इंटरव्यू हुआ और उन्होंने मेरा प्रचार प्रसार किया, कितनी बड़ी बात होती कि दे आर ब्लेस्ड फ्रॉम द, कि ये जो तपस्या हुई इसको बनाने में, उसको खड़ा करने में, जो आपने अपने आप को खड़ा किया और उसमें आपने तपस्या किया, मेहनत किया, तो उसी को ब्लेस्ड होना ये कह सकते हैं। जब आपकी माँ, आपके बाबा, आपके समाज के लोग कहते हैं समरीन समरीन समरीन, तो उसी तरीके से है कि जब हम अपने आप को बहुत तड़प तड़प के बाहर निकाल के आती है, तो लोगों को नजर होता है कि इन्होंने बहुत दुख झेला है, बहुत झेला और इनके अंदर एक भी तिनका खुशी है, उसको ले लो और उससे हमारा बदल जाएगा जिंदगी, क्योंकि इनकी एक तिनका खुशी हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी होगी, क्योंकि इनकी खुशियां, छोटी खुशी बहुत बड़ी खुशी होगी। तो इसी को समझ लीजिए कि हर कोई का अपना संघर्ष होता है, बिल्कुल, अपनी जीवन की पहचान होती है, और उसी से ब्लेसिंग और ब्लेमिंग होती है। बिल्कुल। देखिए, समय कम है, झटपट हम लोग कुछ और सवाल ले लेते हैं। जी। एक सवाल जो हम आपसे लेना चाहेंगे, वो सवाल ये है कि जातीय जनगणना के वक्त हमने देखा था कि काफी मुखरता से रेशमा प्रसाद आगे आई थी और नीतीश सरकार पर भड़की हुई थी। क्यों इतना भड़की हुई थी उस वक्त आप? नहीं, ट्रांसजेंडर जाति नहीं है। मतलब वैसे तो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को फॉलो करते हैं, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, बिल्कुल, कास्ट को खत्म कर दो। लेकिन कास्ट अगर किसी व्यक्ति के माथे पे चिपक जाए तो इससे भी बुरा दिन क्या होता है। अगर आप इक्वालिटी के रेशियो को अगर देखना चाहे तो समरीन की क्या जाति है, तो आप बता दो हमें अपनी जाति, उसी हिसाब से आपको सहयोग करेंगे। नो, आई एम द पर्सन, आई एम अ ट्रांसजेंडर पर्सन एंड आई एम अ ट्रांस वुमन, आई एम इन द प्रॉब्लम, मैं मुश्किल में हूँ, मुझे सहयोग करो। ऐसा कैसे, ऐसा सिस्टम हो सकता है जब ट्रांसजेंडर को जाति बना दी जाती है। लेकिन मैं थैंकफुल हूँ बिहार गवर्नमेंट का, उन्होंने ट्रांसजेंडर पहचान को जाति नहीं बनाया। बाद में हमारे प्रोटेस्ट और ये के बाद उन्होंने बदल दिया, उन्होंने सर्वे किया, 83,000 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गिनती हुई। ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है। पहला आपने की थी? हाँ। लड़ाई आपने लड़ी? हाँ बिल्कुल, सड़कों पे आपको हमने देखा है रेशमा जी। जी। आसान नहीं था ये सफर? मतलब मैं 12 किलोमीटर पैदल रोज चल जाती थी। 12 किलोमीटर हाँ, पैदल रोज? हाँ, रोज सुबह
बस ये निकलती थी कि मुझे हाँ। अपने लोगों की ज़िंदगियों को बदलना है, हुँ। तो मैं पैदल निकलती थी स्टेशन, स्टेशन से जीपीओ, जीपीओ से यारपुर गुमटी के पास में वहाँ कपड़े बदलती थी, वहाँ से सतमूर्ति से सचिवालय जाती थी और उनके पास कागज़ों में कभी 4 नंबर गेट से जाती थी, कभी 13 नंबर गेट से, कभी 7 नंबर गेट से अंदर जाती थी, अपने प्रतिवेदन देती थी, लिखती थी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देती थी। और अभी तो ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन राइट एक्ट हो गया, उसका हवाला दे करके मैं इक्वालिटी चाहती हूँ, उनके प्रमाण पत्र चाहती हूँ, उनके लिए अच्छी जिंदगी के लिए नौकरी की पहचान चाहती हूँ। वैसे तो हमारे साथी संघर्ष करके नौकरियां ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में चाहिए। जैसे महिलाओं के लिए बिहार सरकार ने इतना बड़ा दिल खोला, ट्रांसजेंडर के लिए भी थोड़ा खोल दे, तो जैसे उन्होंने बिहार पुलिस में खोला वैसे ही खोल दे, सभी जगहों पे खोल दे, जिंदगी बहुत ही अच्छी हो जाए। तेजस्वी और राजश्री, जब उन दोनों का विवाह हुआ था उस वक्त भी आप उनसे मिलने गए? आपको अंदर जाने नहीं दिया था, रोक दिया था? नहीं, ऐसा मैं तेजस्वी और राजश्री की शादी में नहीं, लेकिन तेज प्रताप की शादी में मैं गई हूँ। गई थी आप? हाँ। तो अंदर जाने नहीं दिया था आपको? नहीं, वहाँ पे तो मुझे बुलाया गया था। हाँ। तो उस समय मैं सोच पाई कि वो शादी ये नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि नहीं, तेजस्वी और राजश्री के शादियों के बारे में नहीं जाना है, कि मतलब ये सोच पाना कि वन ट्रांसजेंडर विल गो और वो बहुत ही अच्छा होगा। बुलाया नहीं गया था अगली बार तेजस्वी की शादी में, या आप गई नहीं? नहीं बुलाया गया था, बुलाया नहीं गया था। हाँ। यानी कि तेज प्रताप का जब एक्सपीरियंस बुरा रहा तो तेजस्वी की शादी में आप लोगों को नहीं बुलाया गया। नहीं, अब दूरी ये मुझे नहीं पता है कि वो कोई एक्सपीरियंस की बात थी, लेकिन जो ट्रेडिशनल साथी थे वो तो अक्सर हरदम गए, वो चाहे तेज प्रताप जी की शादी हो, तेजस्वी जी की शादी हो, और मतलब जो भी उनके घर में शादियां हो वो वहाँ पे गए। और इससे कुछ भी लेना देना नहीं है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के शादी, और मैं इतनी बड़ी लीडर नहीं हूँ कि मेरे लिए मायना किसी पॉलिटिशियन को हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो पारिवारिक जीवन में कार्य हो उसके लिए मैं बुलाई ही जाऊं। लेकिन एक बात तो है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सामाजिक स्वीकार्यता तभी आएगी जब आप अपने हर एक दुख में सुख में देखोगे। बिल्कुल। मतलब हर जगह, क्योंकि हमारी तो लड़ाई कोई ये लड़ाई नहीं है कि हमको पैसा दो, खाना दो और घर दो, शिक्षा दो। हमारी लड़ाई है सामाजिक स्वीकार्यता की, बिल्कुल, पारिवारिक स्वीकार्यता की जी। हमारी कोई लड़ाई नहीं। तो जब तेज प्रताप की शादी में आप गईं तो कितना मिला था उस वक्त? नहीं, मैं तो कभी इस तरीके का काम नहीं करती हूँ। मैं उस समय एक गेस्ट के तौर पे गई थी और उनके साथ सेलिब्रेट की और बहुत ही अच्छा ये रहा। तो लालू जी ने कुछ टोकन ऑफ लव दिया होगा ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे लिए नहीं था, ट्रेडिशनल साथियों के लिए था, मेरे लिए कुछ भी, ट्रेडिशनल साथियों के लिए मेरे लिए कुछ भी ऐसा। उनको कितना दिया था? अब मैं आई डोंट नो कि उनको क्या दिया क्या लिया, मैं किसी के देने लेने से मतलब ये नहीं है, लेकिन मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस उस समय का था, क्योंकि उस समय उनकी घर में जो शादी हो रही थी वहाँ पे तेजस्वी जी और भी लोग नृत्य कर रहे थे, मिसा जी थी, सारे लोग थे, बहुत खुश थे। तो ये अच्छा लगा था कि उनका दिल बड़ा है और सोशल एक्सेप्टेंस के दायरे में वो बहुत ही ये है। लेकिन ये स्थिति मुझे किसी से कहना ना पड़े कि मैं इस राज्य में कौन ऐसा पॉलिटिशियन है जिसके दरवाजे पे खड़ी होकर इंतजार नहीं की हूँ। इंतजार करना पड़ता था। हाँ, कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को राशन कार्ड देना है तो खाद्य मंत्री के पास, सामाजिक स्वीकार्यता देनी है तो समाज कल्याण मंत्री के पास, उद्योग विभाग में जगह देनी है। दरवाजे खुले नहीं रहते थे? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सभी के लिए सब लोग इस तरीके से दरवाजे खोल दें। मैं तो कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी या कोई ऐसा तो हूँ नहीं कि मैं किसी को पुश कर सकती हूँ। ये तो मुझे प्रे करना है कि आपके घर परिवार में भी ऐसे बच्चे हो सकते हैं, उनके लिए रास्ता दे दो। आपका भी बच्चा ऐसा हो सकते हैं कि वो सोच सकते हैं कि आपने देखा कि बुद्धदेव भट्टाचार्य के बच्चे, मतलब जो एक्स चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल, उनके बच्चे ने अपने आप को
स्वीकार किया कि मैं एक ट्रांसमैन व्यक्ति हूँ। एलन मस्क के बच्ची ने स्वीकार किया कि मैं एक ट्रांस वुमेन व्यक्ति हूँ। तो कहीं पे भी ये व्यक्ति हो सकते हैं। इनके लिए सोचना है कि इनके लिए सामाजिक स्वीकार्यता के क्या रास्ते हो सकते हैं, पारिवारिक स्वीकार्यता के लिए क्या रास्ते हो सकते हैं। सरकार को ये ना सोचना पड़े कि रेशमा बोले या रेशमा जैसे साथी बोले, हम कहाँ कहाँ, जैसे पहले आज महिलाओं के लिए सोचते हैं ना कि कहाँ पे महिलाओं को जगह नहीं है वहाँ वहाँ जगह बना दो। तो इसी तरीके से एक इंडिकेटर बना ले कि खाद्य विभाग में क्या होना चाहिए, उद्योग विभाग में क्या होना चाहिए, कला संस्कृति विभाग में क्या होना चाहिए, ग्रामीण कार्य विभाग में क्या होना चाहिए, शिक्षा विभाग में, आवास विभाग में, सभी जगहों पे, कि हमें चिल्लाना ना पड़े कि आप हमें दो। और कब तक चिल्लाएंगे? हाँ कब तक। लेकिन हम अच्छा, ये भी मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जब आप लोग ताली बजाती हैं तो कहा जाता है उसमें भी कुछ अलग बात होती है, एक जादू होता है, एनर्जी होती है। नहीं, आप खुद ही ताली बजाइए जी, तो आपको एनर्जी महसूस होगा, क्योंकि ताली जो बजाते क्या हैं, एक बार आप उसको बजा करके नहीं, मैं तो इस तरीके के प्रैक्टिसेस में नहीं हूँ, तो इसलिए नहीं करती हूँ। लेकिन लाइफ में अगर आप ताली बजाएं तो आपको कभी पैरालिसिस नहीं होगा। क्योंकि जो स्पंदन होता है वो किसी के लिए, तो आप कभी कभी देखिए कि लोग ताली बजाने के सेशन करते हैं, तो ये कोई स्पेशल ताली नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक रास्ता है और हमने एक पहचान बना ली। लेकिन हमें क्यों बनाने की जरूरत पड़े? मैं तो औरत जैसा जीना चाहती हूँ। हमारे जैसे साथी तो औरत जैसे ही तो अपनी माँ के तो ही कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल, अपनी बहन के ही तो कपड़े पहनते हैं। तो ये कफन क्यों हो जा रहा है? उन्हें क्यों मरना जीना पड़ रहा है? उन्हें सुसाइड क्यों करना पड़ रहा है? कि व्हेन आई एम वेयरिंग माय मदर्स साड़ी एंड आई एम बिकमिंग, कि मुझे सुसाइड करना है, मुझे मर जाना है, कि मेरी घर वाले नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि ये साड़ी उतार के फेंक दो, नहीं ये करना है। क्यों? कभी नहीं करना है, नहीं करना है। चलिए एक आखिरी सवाल और एक कठिन सवाल, अगर आप इजाजत दीजिएगा तो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन पहले आप अनुमति देंगी तो? नहीं, आप पूछिए, अगर होगा तो उस पे जवाब मिलेगी। चलिए एक आखिरी सवाल है रेशमा जी मेरा। कहा जाता है आप लोगों को कई नाम से, कई ऐसे नाम हैं जिनसे आप लोगों को संबोधित किया जाता है। हिजड़ा कहते हैं, छक्का कहते हैं, मीठा कहते हैं। जब सुनती हैं इन अल्फाजों को तो तकलीफ होती है? आप जब ये शब्द ले रहे हो तभी मुझे तकलीफ हो रही है कि आपकी जुबान में किसने डाला ये शब्द? ये शब्द आपके किसी किताब में लिखा है? किस किताब में? रामायण में, महाभारत में, गीता में, कुरान में, बाइबल में ये शब्द लिखे? बिल्कुल। किसी साहित्य की किताब में लिखा है ये शब्द? तो किसी को गाली देना रहेगा तो आपको हम भी कुछ भी कह सकते हैं, वो कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। ये गाली है, ये पहचान नहीं है। और अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो आपसे बुरा कोई नहीं है, और अगर इस शब्दों का उपयोग कर रहे हो तो आप स्वयं ऐसा हो सकते हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो निश्चित तौर पे गलत है, गलत है, गलत है। और कभी भी इस तरीके की बातों के करने वाले लोगों को मैं मतलब पटना जंक्शन से दौड़ा के मारपीट करते हुए मैं गांधी मैदान तक गई हूँ। गई हैं आप? हाँ, मतलब मारपीट करते हुए? हाँ, झगड़े करते हुए। किस लिए? कि क्यों तुमने मुझे बोला ऐसा? क्यों बोलोगे? किसने तुमको अधिकार दिया? मैं अपने माँ बाप की पेट से, कोख से पैदा हुई हैं? तुम्हारे लिए मैं खिलौना बन जाऊं या मजाक बन जाऊं? तुम्हारे शब्दों के गढ़ने से मेरी पहचान होगी? नहीं। अगर एक महिला को महिला बुला रहे, एक पुरुष को पुरुष बुला रहे, मैं अगर कहूं कि नहीं मैं महिला ही हूं, तो आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? आपको नुकसान क्या हो रहा है? आपका कौन सा सांस्कृतिक वैल्यूज का ये हो रहा है, या आपके कौन से धार्मिक मान्यताओं या मजहब की मान्यताओं का फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल। कोई कैसा भी कपड़ा पहने, कैसा भी जीना चाहे, उसको उसके लिए असली नकली तो ये सारे उनके कपड़े, शरीर को उठाओ देखो। क्यों देखोगे भाई? जब सोच रहे हो कि मैं हमारा जीवन है और आपका जीवन है, कोई अंतर नहीं है, सारे चमड़े, शरीर, सब कुछ ये है। और हम भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इंस्पेक्टर हैं, आईएएस ऑफिसर हो रहे हैं, हम सब जगह आपके आसपास में मौजूद है। मतलब बिहार में कितना बड़ा डेवलपमेंट हुआ,
3 इंस्पेक्टर हुए, 10 बिल्कुल, कांस्टेबल की बिल्कुल, परीक्षा जी, पास जी। किए, 14 लोग टीचर हुए, एक हुँ, लॉयर हुए, एक स्टेट ऑफिसर हुए। तो मेरे ज़िंदगी में जितना सफलता मिली है, मैं खूब सेलिब्रेट करती हूँ हुँ, कि चाहे कितनी गाली दे दो, मुझे तो वो ये मिल गई आज़ादी, हुँ, जिसकी तलाश में मैं दर-दर भटकते रही। बिल्कुल। मतलब पैदल चलते रही, लोगों के ताने हुँ, सुनती रही, गलत-गलत बातें मेरे ऊपर ये किए गए। लेकिन आज एक हॉस्टल है गरिमा गृह, हुँ, वहाँ पे बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं और स्वयं पढ़ते हैं और स्किल ट्रेनिंग भी लेते हैं। और आज मतलब वो कहानी बदल दिए हैं, जो हुँ, सोचते हैं कि सिक्का दे दो, ये दे दो, वो दे दो, बिल्कुल, बिल्कुल। कि अगर हमारी साथी इंस्पेक्टर हुई या हमारे भाई इंस्पेक्टर हुए, उनसे कोई सिक्का माँग सकता है? हुँ, हुँ, वो क्या करेंगे? हमारे बिल्कुल। कांस्टेबल भाई बहन, हुँ, उनसे कौन सिक्का माँगेगा? जो हमारे टीचर साथी भाई-बहन हुए हैं, उनसे कौन सिक्का माँगेगा? हुँ, हमारे लॉयर साथी, उनसे कौन सिक्का माँगेगा? बिल्कुल। हमारे बैंकर साथी, उनसे कौन सिक्का माँगेगा? वो हुँ, तो हुँ, बैंक में जाकर के ये जी। करें। हमारे इंजीनियर साथी, उनसे कौन सिक्का माँगेगा? हुँ, नो, वो नोबडी। नोबडी। व्हेन I have found that the space, हुँ। no one ask, no one make that the चलिए, question. चलिए, चलिए तो ये थी रेशमा प्रसाद जी, क्या कुछ कहा है इन्होंने, वो भी आपने सुना है। यानी कि ये जो बातचीत का हमारा कारवां था, ये कारवां बहुत दूर तलक गया है और ये बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।